नमस्कार 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 आप सभी लोगों को एलके सर का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का आज के इस लेक्चर में, जिसमें हम लोग बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अमाइंस एंड डायज़ोनियम सॉल्ट। जेई मेंस में तो इस पे सवाल आते ही हैं, जेई एडवांस में भी हर साल जब एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन बनाई जाती है ना, जैसे कि रोड मैप प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें हेलोल्केन, हेलोअरीन, एल्डिहाइड कीटोन और साथ ही साथ अमाइन का बहुत बड़ा रोल है। यानी कि ये चैप्टर आपको 100% देखने को मिलेगा। छोटा सा है लेकिन भयंकर चैप्टर है। तो आइए बच्चों शुरुआत करता हूं मैं, और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बाकी वन शॉट फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्लास 12 के मैंने आपको दिए हैं और साथ साथ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करी है हमने वो देख लिया होगा। आपने जरूर नहीं देखा तो जरूर देख लेना भाई, बहुत काम की चीज़ें हैं। और आज मैं देखो छोटा सा ही चैप्टर है, अमाइंस के मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करूंगा, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, 2-4 मेथड ही होते हैं, ज़्यादा है नहीं, फिर डायज़ोनियम सॉल्ट और लास्ट में कुछ प्री वाईक्यूज। स्पेसिफिकली बच्चों मैं एडवांस के सवाल आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जिससे आपको ये एक फीलिंग आ जाएगी कि एडवांस के जो सवाल होते हैं वो मुश्किल नहीं होते हैं। एडवांस्ड प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करूंगा, ठीक है, उसके पीवाईक्यू देखेंगे। ऑल राइट एवरीबॉडी, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होने वाला है हमारा वो होता है बच्चों, अगर मेरे पास एक नाइट्रो कंपाउंड है। पहले तो ये समझ लीजिए कि अमाइन है क्या। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूं। व्हाट इज अमाइन? देखो बच्चों, NH3 अगर एक कंपाउंड है, इसे मुझे अमोनिया कहना चाहिए। ये अमोनिया है, ये अमोनिया है, तो मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया होगा। मैं 2-3 बातें और आपको बता दूंगा। एक हाइड्रोजन को निकाला और उसकी जगह पे R लगा दिया, तो आपने बना लिया बच्चों RNH2। इसको कहा जाता है प्राइमरी अमाइन। फिर यदि आपने एक बार और हाइड्रोजन को निकाला और उसके प्लेस पे आपने नया कोई R या सेम पुराने वाला ही R ग्रुप डाल दिया, तो उससे मिल जाएगा बच्चों आपको R2NH। इसे कहा जाता है सेकेंडरी अमाइन। सिमिलरली अगर आपने एक बार फिर से हाइड्रोजन को निकाल करके आपने R ग्रुप को लगा दिया, तो आप पाएंगे टर्शरी अमाइन। आपको मिल जाएगा टर्शरी अमाइन। अब कोई हाइड्रोजन इसमें बची नहीं है और अब कुछ किया भी नहीं जा सकता। हालांकि आप क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट जरूर बना सकते हो, लेकिन अमाइन तो यही है, अमाइन तो यही है। तो बच्चों मेरा सबसे पहला सवाल आप सभी लोगों से, आपको कमेंट बॉक्स में ये आंसर लिख करके मुझे बताना है कि इन तीनों में किस प्रकार के स्ट्रक्चरल आइसोमर बिहेवियर है। कौन से प्रकार का ये स्ट्रक्चरल आइसोमर आपको दिखाते हैं, जैसे कि चेन आइसोमर, जैसे कि मीजोमर है एक दूसरे के, ये फंक्शनल आइसोमर है, ये क्या है एक दूसरे के, पोजिशनल आइसोमर है, फलाना ढिमकाना, जो भी आपके दिमाग में आंसर आ रहा है एक बार सोच समझ के मुझे जरूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अगर आप सीधे वीडियो में आंसर लिखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट मी। कहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हैं आप? मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं, आराम से आपको मैं मिल जाऊंगा। केमिस्ट्री विद एलके सर, जैसे आप मुझे सर्च करेंगे अलग सर के साथ फोटो है तो आप पहचान जाएंगे कि हाँ ये आदमी यही है। तो केमिस्ट्री विद एलके सर, ठीक है दोस्तों? ओके ओके सर। तो जहां भी आप कंफर्टेबल हो उस प्रकार से आप मुझे आंसर कर दीजिएगा। आते हैं बच्चों हमारे असली मुद्दे पे। हमें बनाना है अमाइंस को। इसे अमाइन मत बोलना, दिस इज नॉट अमाइन। लिख देता हूं मैं यहां पे, दिस इज नॉट अमाइन। ये अमोनिया है, ये अमाइन नहीं। अमाइन तो ये है, ये है, ये है। और ध्यान देने वाली बात बच्चों ये है कि नाइट्रोजन के ऊपर अभी भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, अभी भी पड़ा है। तो इसीलिए एक बात लिखी जा सकती है, अमाइंस आर इंक्लूडिंग अमोनिया, अमाइंस आर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, अमाइंस आर बेसिक एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। बेसिक होते हैं और वो न्यूक्लियोफिलिक होते हैं नेचर में, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। सही है, बिल्कुल सही बात है सर, इसमें कोई दोहराई नहीं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। हम जब इसकी बेसिसिटी की बात करेंगे दोस्तों, तो हम लोग एक काम करेंगे, हम अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन पेयर चेक करेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन पेयर पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो लॉन पेयर के फॉर्म में मौजूद है वो फिक्स है या घूम फिर रही है, अवेलेबल है भी या नहीं है।
और जब जब आप बेस की बात करेंगे तो आपको हमेशा क्या करना है, नाइट्रोजन वाला जो लॉन पेयर है ना, अब मुझे नहीं पता यहां पर आप क्या ग्रुप लगाना चाहते हैं, इसकी रिएक्शन करवानी है आपको हमेशा हमेशा H+ से। यानी कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज H+ से रिएक्ट करता है तभी उसका नाम बच्चों बेस पड़ता है। याद रखिएगा इस बात को। यहां पर आपको क्या करना है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल की बात करनी है। तो ये जो नाइट्रोजन है ये अपने लॉन पेयर का इस्तेमाल करके किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पर जाकर के अटैक कर सकता है, जैसे कि कार्बन प्लस पे अटैक कर सकता है, जैसे कि बोरॉन पे अटैक कर सकता है। बात समझ पा रहे हो? जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है उस पर जाकर के ये अटैक कर देगा और नया बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। यानी कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को दिया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दिया है, लेकिन H+ को नहीं दिया, किसी और को दे दिया है। अब वो कोई और कौन हो सकता है? वो कार्बन प्लस हो सकता है, बोरोन हो सकता है, और भी कोई जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो चाहता है मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए। समझे मेरी बात बच्चों? तो न्यूक्लियोफाइल और बेस ये दोनों नेचर होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन पेयर पे इसकी डिसीजन ली जाती है। तो आइए बच्चों मैं आपको थोड़े बहुत मेथड ऑफ प्रिपरेशन से वाकिफ करवाऊं, इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। अब ये अमाइन कौन सा, जनरल जो डिस्कशन चलती है वो प्राइमरी अमाइन के अराउंड चलती है, जनरल डिस्कशन। हालांकि आप सेकेंडरी टर्शरी सब बना सकते हैं, लेकिन जनरल ओवरऑल जो डिस्कशन चलती है वो प्राइमरी अमाइन के अराउंड चलती है। तो सबसे पहला मेथड है बच्चों जिसमें हम लोग रिडक्शन करेंगे। सबसे पहला मेथड रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप रिडक्शन। इसके ऊपर मैं आपको PYQ भी दिखाऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। गिने चुने कुछ मेथड हैं बच्चों, आइए उनको ढंग से सीख लेते हैं। कहने का आशय यह है कि आप यहां पर कोई भी एक ग्रुप ले लीजिए R और उसके साथ लगा दीजिए NO2। अब मुझे रिडक्शन करवानी है इसकी, ठीक है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहां पर ऑक्सीजन को निकाल करके अगर मैं हाइड्रोजन को ऐड कर दूं तो मजा ही नहीं आ जाएगा, तब तो मजा ही आ जाएगा। तो सर मुझे RNH2 बनाना है, ठीक है बना लो RNH2। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कौन करेगा हमारे लिए काम? हमारे लिए रिएजेंट वो कौन है जो काम कर सकता है? सर जो रिएजेंट यहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं ना उसकी एक लिस्ट है, याद रखिएगा। रिएजेंट चॉइस क्या हो सकती है? रिएजेंट चॉइस बहुत सारे हैं। सबसे पहले बच्चों ऑफ कोर्स लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड हमारे लिए काम बखूबी कर देता है। साथ साथ बच्चों निकल और हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन एंड पैलेडियम, ये भी ये काम हमारे लिए खूब अच्छे से कर देते हैं बच्चों। तीसरा 1 2 करके लिखते हैं। तीसरा, जब भी आप कोई मेटल एंड HCl कॉम्बिनेशन लेते हैं, मेटल एंड एसिड कॉम्बिनेशन, जैसे कि आप टिन HCl ले सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। जिंक HCl लेकर के काम कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। अगर आपके पास ना टिन है ना जिंक है, लेकिन आयरन तो पड़ा रहता है यार इधर उधर, स्क्रैप से भी हमारा काम चल जाता है। तो याद रखिए बच्चों ये सभी के सभी क्या हैं? हाइड्रोजन सोर्स हैं, हाइड्रोजन सोर्स हैं। ये सभी के सभी क्या है? हाइड्रोजन सोर्स होते हैं। जब भी आप जिंक को HCl में डालेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, जब टिन को डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, जब आयरन को डालते हैं तब भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, और उस हाइड्रोजन गैस को हम यहाँ पर रिडक्शन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। आपको कोई यहाँ पर दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए, सही है? बात समझ में आ गई। दूसरा हम तरीका पढ़ते हैं कि अगर मैं अल्काइल हैलाइड ले लेता हूं, अल्काइल हैलाइड, तो क्या उसकी अमोनोलाइसिस करवाई जा सकती है? अमोनोलाइसिस, दूसरा तरीका अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। मेरी बात को गौर से सुनना बच्चों, बड़ा ही आसान है, इसमें कोई चैलेंज नहीं आना चाहिए। चैप्टर बहुत आसान है, चैप्टर बहुत ही आसान, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा, बड़ा ही आसान। देखो मैंने अल्काइल हैलाइड की बात करी, अमोनिया आप जानते हैं NH3 है, इसके ऊपर एक लॉन पेयर है, इसके साथ मैंने RX की रिएक्शन करवा दी। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बाबू ये जो है ना लॉन पेयर का इस्तेमाल किया जा सकता है दो काम पर, एक H+ के साथ रिएक्शन करने के लिए, दूसरा किसी भी कार्बन एटम जो डेफिशिएंट हो या कोई भी एटम जो डेफिशिएंट हो। क्या आप लोगों को यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप मैंने समझाया था जब हमने हेलोल्केन हेलोरीन चैप्टर डिस्कस किया था? तब आप लोगों को ये मैंने बात बताई थी कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर है। तो ये नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर का इस्तेमाल करके प्योर SN2 रिएक्शन करता है,
प्योर SN2, पीछे से अटैक करता, कायर है कायर। तो इसने क्या बना दिया, नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन तो ऑलरेडी मौजूद थे, आपने एक R ग्रुप लगा दिया और X आपको पता है X तो काट के चला गया, X तो काट के चला गया और जो भी था सब लेके चला गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स लेके चला गया। समझ में आई मेरी बात? तो ये बाबू आ गया, लेकिन अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि जब जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो एक फॉर्मल चार्ज प्लस आना चाहिए, एक फॉर्मल चार्ज प्लस आना चाहिए। याद करिए बच्चों, अभी 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 मुझ में कहीं आपने X माइनस निकाला था, X माइनस कहेगा मेरा अच्छा खासा जो घर था बर्बाद कर दिया, मैं बदला लूंगा। ये आएगा यहां से हाइड्रोजन को प्लस फॉर्म में ले जाएगा और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहां गिरा करके नाइट्रोजन को न्यूट्रल कर देगा। क्या बन गया भाई, ये हीट करने से होता है, हाइड्रोजन बच गया, नाइट्रोजन आ गया और अब आपने एक R ग्रुप लगा दिया। मुबारक हो, आपको प्राइमरी अमाइन हुआ है, आपको प्राइमरी अमाइन हुआ है, वेरी गुड, बन गया। हमने अल्काइल हैलाइड की अमोनोलाइसिस कर दी, लेकिन दादा गड़बड़ है रे। क्या गड़बड़ है दादा? गड़बड़ कुछ इस प्रकार है कि ये मॉलिक्यूल अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। जिस प्रॉपर्टी का आपने इस्तेमाल किया था वो प्रॉपर्टी तो अभी भी जिंदा है। नाइट्रोजन कह रही है अगर मेरे पास और एक मॉलिक्यूल RX का है ना, अगर मेरे पास और एक मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, अब मैं उस पर अटैक कर सकता हूं, उस पर अटैक करूंगा, यानी कि एक और RX पर अटैक होगा। मैं दोनों स्टेप्स को अब साथ में लिख रहा हूं, पहला और ये वाला स्टेप एक साथ लिख रहा हूं, तो आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि एक H अभी भी मौजूद रहेगा, अभी भी ऐसे का ऐसे मौजूद है। और लोन पेयर बाबू जिंदा है, लोन पेयर तो अभी भी है। आप एक बार फिर से RX लेकर के आइए, फिर से RX लेकर के आइए, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर से इसका इस्तेमाल करेगा, फिर से इसका इस्तेमाल करेगा और X को तो जाना ही पड़ेगा, X तो जाने के लिए ही आया था। सही है, X तो आया ही किस लिए था, जाने के लिए। तो नाइट्रोजन के ऊपर आपने एक R और एक R और एक R लगा करके टर्शरी अमाइन बना लिया। मुबारक हो दोस्तों, आपको दो दो हुए हैं, एक हुआ है सेकेंडरी अमाइन और एक हुआ है टर्शरी अमाइन, एक हुआ है टर्शरी अमाइन। हमने सोचा कि यार चलो अच्छा है, प्राइमरी बनाने चाहते थे, सेकेंडरी भी बन गया, लगे हाथ टर्शरी भी बन गया, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं, इतनी बार कटा है अच्छी बात थोड़े ना है। तो भैया ये वाला मॉलिक्यूल कह रहा है मैं अभी भी नहीं रुकने वाला, मैं अभी भी नहीं रुकूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी भी वो शक्ति है जिससे मैं फिर से अटैक कर सकता हूं, जो मैं हमेशा से करता आया था। लेकिन इस बार जब इसने नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया बच्चों, एक फॉर्मल चार्ज जिसको आप +1 बोलेंगे वो आ चुका है, और X जो काट काट के जा रहा था अब उसे बैठना पड़ेगा, साथ में कैटायन का साथ देना पड़ेगा। आपने क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट बना ली। आपने क्या बना ली बच्चों, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट बना ली। बैड मेथड, वेरी बैड मेथड टू प्रिपेयर प्राइमरी अमाइन, नॉट अ गुड मेथड। बैड नहीं बोलेंगे, नॉट अ गुड मेथड, नॉट अ गुड मेथड, नॉट अ गुड मेथड टू प्रिपेयर प्राइमरी अमाइन एक्सक्लूसिवली, प्राइमरी अमाइन एक्सक्लूसिवली। अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन बनाना चाहते थे तो ये आपकी चॉइस गलत थी, आपने एक गलती कर दी। आपने प्राइमरी भी बना दिया, सेकेंडरी भी बना दिया, टर्शरी भी बना दिया, आपने क्वार्टनरी भी बना दिया। कैसे अलग करने का प्लान है, कैसे करोगे इनको अलग, हो ही नहीं सकते। यानी कि बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा मेथड नहीं है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही पुअर मेथड है। मैं अब आप लोगों से आज का दूसरा सवाल पूछ लेता हूं कि यार मैं आपसे ये चाहता हूं कि मुझे प्राइमरी अमाइन चाहिए, मेरी जिद है, मुझे प्राइमरी अमाइन ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं हिंट दे देता हूं, इन दोनों में से किसी एक को मुझे ज्यादा क्वांटिटी में ले लेना है, लेकिन आपका आंसर आ जाना चाहिए चैट बॉक्स के अंदर कि किसे ज्यादा ले लूं, इतना ज्यादा ले लूं, इतना ज्यादा ले लूं कि दूसरे वाला अब रिएक्ट करने के लिए बचे ही ना। अब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाहता हूं कि बस एक ही R लगे और अमोनिया कहे अब मैं अटैक करने गया था, अब मैं रिएक्शन करने गया था,
और RX लाओ तभी तो मैं अटैक करूंगा। मैंने कहा RX बहुत कम है, तो मैं किसी चीज को कम यूज कर रहा हूं तो बेसिकली दूसरी चीज को मैं बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूंगा। तो ज्यादा किसको यूज करना है, इसका आंसर अब आपको करना है। ये सवाल पूछा जाता है। अगर आप प्राइमरी अमाइन की ईल्ड को बढ़ाना चाहते हैं तो अमोनिया या RX में से किसकी क्वांटिटी को एक्सेस में लेना है। सवाल समझ में आया? आंसर करना, आंसर करिएगा दोस्तों। आइए अब मैं आपको तीसरा मेथड समझा दूं दोस्तों। तीसरा मेथड बहुत ही निराला है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। साइनाइड रिडक्शन, जिसकी बारे में चर्चा मैं ऑलरेडी एक बार कर चुका हूं। साइनाइड रिडक्शन मैं ऑलरेडी एक बार प्रीवियस चैप्टर में डिस्कशन तो कर ही चुका हूं। मैंने कहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस होती हैं वो रिपीट होती हैं हर चैप्टर में, बार बार आपको सिमिलर रिएक्शन देखने को मिलती है, क्योंकि अगर कभी वो किसी चीज का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है तो कल को वो दूसरे चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टी बन के आपके सामने जरूर आएगा, है ना। तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक बार अच्छे से समझ लो, सारे के सारे पाप धुल जाएंगे बच्चों। RC ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसकी मुझे रिडक्शन करवानी है। रिडक्शन करवाने के बाद आपको मिलेगा RCH2NH2। थोड़ा ध्यान से देखना इस कंपाउंड को। मैंने अब R के साथ एक CH2 लगा दिया है, बीच में एक स्पेसर लगा दिया है CH2, यानी कि बना तो ये 100% प्राइमरी अमाइन ही है, लेकिन मैं इस प्राइमरी अमाइन के और R के बीच में एक CH2 को बिठा बैठा हूं, है ना, बिठा करके मैं बैठ गया हूं। तो अब यहां पर चर्चा करते हैं रिएजेंट क्या यूज करना है। रिएजेंट क्या यूज करना है, बड़ी आसान बात है, कोई चैलेंज नहीं आएगा इसके अंदर भी। रिएजेंट बच्चों हमें रिडक्शन करनी है। रिएजेंट क्या सर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑफ कोर्स किया जा सकता है। याद करिए मैंने आपसे कहा था कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सभी को निपटा देता है एक्सेप्ट एल्कीन और अल्काइन। एल्कीन को भी कर देता है अगर आपने एल्कीन को एक्टिवेट करके रखा हुआ है। तो कैसे एक्टिवेट करके रखना है सर? उसे आप बेंजीन के साथ या कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो तो वो एक्टिवेट हो जाती है और रिड्यूस होने लगती है, वो मान जाती है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिड्यूस होने के लिए। क्या सर यहां पर पिछली बार की तरह हाइड्रोजन एंड निकल का इस्तेमाल करने से भी रिएक्शन हो जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगी, ऑफ कोर्स हो जाएगी, कोई चैलेंज ही नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर जैसे आपने पिछले केस के अंदर यहां पर आपने स्टीफन रिडक्शन पढ़ाई थी सर, एक बार आपने स्टीफन रिडक्शन में हमने यूज किया था SnCl2 एंड HCl। याद करिए बच्चों, इससे ये काम नहीं होगा क्योंकि मुझे यहां पर एल्डिहाइड मिलने लग जाता था, लेकिन अगर आपने टिन का इस्तेमाल किया, टिन और HCl का इस्तेमाल किया, हाँ उससे हो जाएगा। तो इस चीज को बड़ा गौर से समझिए बच्चों, ये मेथड हमारे लिए काम नहीं करेगा। ये तो स्टीफन का मेथड था, है ना, ये तो एल्डिहाइड कीटोन वाला मेथड था। मैं तो इससे एल्डिहाइड बना सकता हूं। याद करिए बच्चों, इमीन बनता था और इमीन हाइड्रोलाइज हो जाता था। अगर आपने वो चीज नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा। तो इस धोखे में मत रखना कि मैं SnHCl तो यूज कर सकता हूं। क्या मैं SnCl2HCl यूज करता हूं? जी नहीं, आप यूज नहीं कर सकते। क्या मैं निकल की जगह पैलेडियम यूज कर सकता हूं? कर सकते हैं, लेकिन हमारे ज्यादा जो यूज में आता है ना वो निकल ही आता है। ऑफ कोर्स साथ में मुझे हीटिंग तो करनी ही पड़ेगी, बिना हीटिंग के काम नहीं चलती है। जब भी हिट्रोजीनियस कैटालिसिस करते हैं तो हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों? हीटिंग तो देखने को मिलेगी। तीसरा मेथड डन हुआ। आइए अमाइड को भी रिड्यूस करके देखते हैं। हर जगह यही हो रहा है, रिडक्शन चल रही है। हमें रिडक्शन करनी है क्योंकि हमें हाइड्रोजन लानी है। तो हम मॉलिक्यूल के अंदर पहले से ही नाइट्रोजन का सोर्स ला करके आ रहे हैं। तो देखो ना, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले नाइट्रोजन इसके अंदर ऑलरेडी थी, बस मैंने हाइड्रोजन को डाला। दूसरे वाले स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन नहीं थी, मैंने नाइट्रोजन को ही डाल दिया। फिर तीसरे वाले स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन ऑलरेडी थी, मैंने हाइड्रोजन को डाल दिया। अब मैं चौथी रिएक्शन डिस्कस करूंगा, अमाइड, जिसके अंदर ऑलरेडी नाइट्रोजन है, लेकिन अब नाइट्रोजन को साथ साथ हाइड्रोजन भी बिठानी है। मतलब चौथी रिएक्शन अमाइड रिडक्शन। बात समझ में आ रही है? अमाइड रिडक्शन। और इन रिएक्शंस को एक साथ डिस्कस करने का मकसद एक ही है दोस्तों कि पहले वाले दोनों मेथड से आपको RNH2 मिला, इससे भी आपको क्या मिला बच्चों? RNH2 मिला। कहां गया? ये रहा, RNH2 मिला, है ना। तीसरे वाले मेथड से आपको बच्चों RCH2NH2 मिला है। चौथे वाले मेथड से भी आपको यही मिलेगा, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2। इससे भी आपको क्या मिलने वाला है बाबू? बाबू आपको क्या मिलने वाला है? इसीलिए सर समझ में आ रहा है अब हम क्यों इन दोनों को एक साथ ऐसे करके पढ़ रहे हैं। रिडक्शन करनी है, रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे तभी तो ये काम होगा। अरे एजेंट के पास जाओगे तभी तो इंश्योरेंस होगा, है ना। अबे इंश्योरेंस कैसे होगा लल्ला? एजेंट के पास तो जाना ही पड़ेगा ना कम से कम। सर अब रिएजेंट के बारे में बताइए, रिएजेंट क्या यूज किया जा सकता है?
आप अंदाजा लगा सकते हो रीजेंट यहाँ पर क्या यूज किया जा सकता है। हम यूज करेंगे लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड, क्योंकि इसके बारे में खूब सारी चर्चा की गई है एनसीईआरटी के अंदर भी, और जितने भी पीवाईक्यू आते हैं तो बार बार लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड ही देखने को मिलता है। इस बात को भी याद रखिए। काम तो और बाकी रिएजेंट भी कर सकते हैं, लेकिन लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड का अमाइड के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा रिश्ता है। तो लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड को ही मान करके चलिएगा कि ठीक है, मुझे अगर अमाइड को रिड्यूस करना है तो मैं लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड से ही काम चलाऊंगा। हालांकि बाकी रिएजेंट भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं आपको बहुत सारे रिएजेंट देकर के तंग नहीं करने वाला, ये याद रखिएगा, इससे हमारा काम चल जाता है। आइए यहीं पर ही मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छे मेथड की तरफ ले जाता हूं। बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर प्राइमरी अमाइन, टू प्रिपेयर प्राइमरी अमाइन कौन सा है सर? हम सुनना चाहते हैं सर कौन सा मेथड है। उस मेथड का नाम है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। क्या नाम है भाई? गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। मेरे बचपन का दोस्त था गैब्रियल, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, थैलामाइड रिएक्शन। मेरे बचपन का दोस्त था गैब्रियल, आज भी हमारी दोपहर में बात हुई थी उससे। तो मैंने उससे पूछा कि यार आज मुझे ना बच्चों को ये रिएक्शन पढ़ानी है, तो उसने बोला हाँ ठीक है, एक बार मेरा नाम बोल देना। मैंने कहा ठीक है, डन, प्रॉमिस। तो भैया हम रिएक्शन को शुरू करते हैं हम थैलामाइड से। इसके ऊपर भी मैं आपको पीवाईक्यू करवाऊंगा, पीवाईक्यू देखने को आपको मिलेगा। कैसे मिला होगा ये थैलामाइड? हमने थैलिक एसिड से बनाया होगा, आपको शॉर्ट कॉमन नेम आने चाहिए। ये है थैलिक एसिड, आपने इसे हीट कर दिया होगा। क्या आप लोगों को याद है बच्चों, अगर ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 होगा, ये कार्बन नंबर 3 होगा, ये कार्बन नंबर 4 होगा। क्या आपको याद है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि कार्बन अगर 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उससे पानी चला जाता है। हीट करने से क्या चला जाता है बच्चों? पानी चला जाता है। याद करिए, हाँ सर आपने पढ़ाया तो है। फिर बच्चों ये क्या बना देगा? एनहाइड्राइड बना देगा, यानी कि थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। फिर मैं अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन करवाऊंगा, फिर वो ऑक्सीजन को रिप्लेस करता है, NH आ जाता है, NH आ जाता है। ये बन गया आपका थैलामाइड, ये बन गया थैलामाइड। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, मैंने क्योंकि गैब्रियल को वादा किया था कि भाई थैलामाइड बनाया कैसे जाता है वो भी मैं बच्चों को बता दूंगा। तो उसने कहा ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तो इससे मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगा। बंदा भी बहुत भारी था वो, और आभारी भी बहुत था, इसीलिए। ठीक है, हम अब यहां से आगे क्या करने वाले हैं बच्चों? ये एक जनरल रिएक्शन को लिखते हैं कि इधर है C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड NH और H, ऐसे खोल के लिख देते हैं C डबल बॉन्ड O और ऐसे। ये आ गया आपके पास कंपाउंड थैलामाइड। इसकी रिएक्शन करवाई जाती है एक्वस NaOH के साथ या एक्वस KOH, कुछ भी ले लो। एक्वस आप NaOH ले लो, KOH ले लो, जो मर्जी ले लीजिए। ये स्टेप नंबर 1 में डाला जाता है। ये NaOH क्या करेगा? यहाँ से हाइड्रोजन को लेकर के जाएगा। फिर दूसरी स्टेज पे हम डालते हैं RX। RX क्या करेगा? ये जो नाइट्रोजन माइनस बनेगा यहाँ से R पे अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूशन कर देगा। फिर तीसरी स्टेज में बच्चों हम एक बार फिर से एक्वस NaOH या एक्वस KOH को डालते हैं। ठीक है, उससे फाइनली हमको दो चीजें मिलती हैं, फाइनली हमें दो चीजें मिलती हैं। ये बनेगा C डबल बॉन्ड O, O माइनस, C डबल बॉन्ड O, O माइनस, इसके साथ Na प्लस बैठ जाएगा, इसके साथ Na प्लस बैठ जाएगा, और बच्चों आप जो R ग्रुप लाए थे उसके साथ NH2 लग जाता है। ये जो R है ये सोर्स क्या है? ये इसका सोर्स क्या है? R। जो आप RX लेकर के आए थे, सोर्स क्या है? RX। सोर्स क्या है इसका? RX है। थोड़ा सा मैकेनिज्म समझाऊंगा ताकि आपको मजा आए, है ना। मैकेनिज्म जानना जरूरी है, वो समझना जरूरी है। इस चीज को मैं नेक्स्ट पेज पे समझाता हूं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। हम लेते हैं यहां पर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन के साथ है H, फिर लिया मैंने C डबल बॉन्ड O, और ये रहा। हमने रिएक्शन करवानी है इसकी पहले एक्वस KOH के साथ या एक्वस NaOH के साथ, जिससे भी आपका दिल करे। मैंने OH माइनस लिख दिया ताकि OH माइनस आए, यहां से हाइड्रोजन को ले जाए और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये वही का भाई C डबल बॉन्ड O, कुछ भी नहीं हुआ इसको, नाइट्रोजन पे आ गया है माइनस चार्ज और रिंग बन गई वापस। डन है जी। अब उसके बाद हमने सेकेंड स्टेज पे RX को लेकर के आया था, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने वाला है, और बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा क्योंकि नाइट्रोजन अब माइनस बन चुका है।
यहां पर इसका काम क्या है बच्चों, बेस का काम है। इसने OH माइनस ने क्या किया है, यहां पे बेस का काम किया है, और हमने जो मॉलिक्यूल बना लिया है न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना दिया वापस। R आ चुका है, ये बन गया जी कंपाउंड हमारा, ये बन गया हमारा कंपाउंड जिसपे नाइट्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं। लेकिन इस रिएक्शन में एक दिक्कत है, एक समस्या है, एक कमी है। कमी क्या है, ये RX वो होना चाहिए SN2 फेवर्ड, SN2 फेवर्ड होना चाहिए, SN2 फेवर्ड होना चाहिए। अगर ऐसा RX हो जो अपने ऊपर SN2 नहीं करवाने देने चाहता तो फिर रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज दिस प्रोसेस, दिस स्टेप इज प्योर SN2 अटैक। ओ माय गॉड। यानी कि सर हमसे सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा RX है जो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन नहीं दे सकता। और याद करिए हेलो अल्केन हेलो अरीन चैप्टर के अंदर मैंने आपको करीबन 5 से 6 मॉलिक्यूल 7 मॉलिक्यूल ऐसे लिखवाए थे जो SN2 रिएक्शन नहीं दिखा सकते, तो जरूर जाकर के उसको देख लेना, ठीक है। ओके, बच्चा यही फंसता है, बच्चे को पता है रिएक्शन क्या है, लेकिन वो RX नहीं जानता है कि कौन से RX SN2 नहीं दे सकते। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन उसे पता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कौन से वाले RX रिएक्शन देते हैं। वो बस यहीं पे फंसा देगा आपको। एग्जामिनर का काम क्या है, यही तो काम है, फंसाना है आपको, और आपका काम क्या है, फंसना नहीं है। अब एक्वस KOH ले लो, NaOH ले लो, कुछ मर्जी ले लो, OH माइनस कहता है अरे अब तो और हाइड्रोजन ही नहीं बची हुई है, मुझे तो हाइड्रोजन निकालनी थी, मैं तो बेस हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम बेस का काम मत करो, तुम एक काम करो, आए हो तो कुछ तो लेके जाऊंगा, तुम बेस का काम कर लो। इसने कहा यार मैं बेस का काम कर लूंगा, सॉरी न्यूक्लियोफाइल का काम कर लूंगा, तो मैं इसको इधर खोलता हूं, लेकिन मैं वापस अपना डबल बॉन्ड बनाना चाहता हूं। डबल बॉन्ड बनाऊंगा तो मुझे इस रिंग को खोलना पड़ेगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है। मैं जनरली टीचर क्या करते हैं, स्टेप को स्किप करके लिखते हैं। तो जैसे इस पे अटैक किया, हुआ क्या है, ऑक्सीजन ने अपना बॉन्ड को खोला, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बन करके आ गया, और वापस से जब डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है तो ये वाली रिंग को खुलना पड़ता है। हम कैसे दिखा देते हैं जल्दी में कि भैया अटैक हुआ और रिंग खुल गई, लेकिन रिंग कैसे खुली है, पहले C डबल बॉन्ड O खुला, फिर C डबल बॉन्ड O वापस बना, फिर उसके बाद CN बॉन्ड खुला है, रिंग खुल गई। ठीक है जी, अपने को तो क्या करना है, अपने को तो रिंग खोलनी है भाई। एक C डबल बॉन्ड अभी भी मौजूद है, नाइट्रोजन पे आ चुका है माइनस, C डबल बॉन्ड O, और ये इस पे लग चुका है OH। अब ये OH कहां से आया, बेस से आया सर, कैसी बात कर रहे हो, बेस से आया है जी, बेस से बाबू, ए बाबू बेस से आया है। अब यहां पर इनके बीच में धक्का मुक्की होने लगती है। ये नाइट्रोजन कह रहा शर्म नहीं आती तुझे, हम नाइट्रोजन बैठे हैं बेस बन करके, तू एसिड है और हमें हाइड्रोजन नहीं दे सकता। हमने कहा बात तो सही है। तो आई इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होती है, IMAB रिएक्शन होती है, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन। और ये तुरंत क्या बना लेते हैं, तुरंत क्या बना लेते हैं, IMPT इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर, IMPT हुआ है, या फिर IMAB एसिड बेस रिएक्शन हुआ है। ये C डबल बॉन्ड एज इट इज है, नाइट्रोजन है, R है, और इसके ऊपर एक H है, ये रहा C डबल बॉन्ड O माइनस। अब एक बार फिर से बेस आता है, वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, वो कह रहा है कि मैं फिर से आऊंगा, अटैक करूंगा, OH माइनस हूं, यहां एक बार फिर से अटैक करूंगा, यहां एक बार फिर से अटैक करूंगा, और कार्बन फिर से अपना डबल बॉन्ड खोलता है और वापस से अपना डबल बॉन्ड लेके आता है, जिस चक्कर में इस नाइट्रोजन को यहां से जाना पड़ता है। तो मैं कलर कोडिंग कर देता हूं, कलर चेंज कर देता हूं। इसने क्या किया है भैया, अटैक किया है, कहां पे, इस कार्बन पे, और ये वाले को निकलना पड़ेगा। तो हमने क्या बना दिया फाइनली, एक तो नाइट्रोजन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक है R, इसके ऊपर है हाइड्रोजन। सही है जी। फिर इसके बाद हट, मॉस्किटो है, मॉस्किटो, वैसे भी सीजन चल रहा है आजकल मॉस्किटो का, मॉस्किटो नास्पीटे, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, और ये है ऑलरेडी C डबल बॉन्ड O माइनस। तो इस नाइट्रोजन ने एक बार फिर से कंप्लेंट करी कि भाई अब इस बार तुम इंट्रामोलिकुलर मत करो, इंटरमोलिकुलर कर लो, इंटरमोलिकुलर कर लो। फिर से एक बार इंटरमोलिकुलर हुआ है, वहां पर इंट्रा हुआ था, इन दोनों के बीच में एसिड बेस ट्रांसफर हुआ है, एसिड बेस रिएक्शन हुई है, प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ है। फाइनली जो आपको मिलता है कंपाउंड, ये होगा वापस C डबल बॉन्ड O माइनस। हमने अगर यूज किया Na प्लस तो Na प्लस आ जाएगा, अगर हमने यूज किया KOH तो K प्लस आ जाएगा। आपका थैलिक एसिड वापस से तैयार हो गया है, लेकिन इसके साथ अभी H प्लस नहीं है, H नहीं है इसके साथ, और साथ ही साथ बच्चों आपको मिला है R,
जिसके साथ है एक H, नाइट्रोजन पे एक और H। मेरा सवाल आप लोगों से दोस्तों ये है मेरे बच्चों कि ये जो R आया है ये कहाँ से आया? सर आप कैसी बात कर रहे हैं? RX से आया है, जिसके ऊपर आप इतना तवज्जो दे रहे थे कि ये तो वो SN2 वाला ग्रुप है। सर ये वाली हाइड्रोजन कहाँ से आई है? सर ये तो बेस से आई हैं। सर ये तो OH माइनस से आई हैं, बेस से आई हैं, ये तो बेस से आई हैं। अगर आपने KOH यूज किया तो OH, KOH यूज किया तो N के ऊपर हाइड्रोजन आएगा। अगर आपने KOD यूज किया तो इधर DD आएगा, इधर DD आएगा। बात समझ में आई? सबको बात समझ में आई? मुझे ये बताइए इस पूरी रिएक्शन के दौरान आपने कितने OH का इस्तेमाल किया है? मेरा सवाल है आप लोगों से, इस पूरी प्रोसेस के दौरान आपने कितने KOH या NaOH का इस्तेमाल किया, कितने मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया? इसका आंसर आप मुझे चैट बॉक्स में करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है जी। अब हमने बनाया क्या है? हमने प्राइमरी अमाइन बना लिया दोस्तों, हमने प्राइमरी अमाइन बना लिया दोस्तों। ये हमारा प्राइमरी अमाइन तैयार है, मस्त। तो ये बेस्ट तरीका है, इसमें कोई समस्या होती ही नहीं है। मुझे तो बहुत मजा आता है जब इस रिएक्शन को लेबोरेटरी में करता था और जब मैं पढ़ाता हूं तब भी। सही है जी, ओके सर। ये हमारा हो गया नंबर 5 मेथड। नंबर 5 मेथड हमारे पास बच्चों 5 मेथड है जिनको हमें डिस्कस करना है। एक और मेथड जिसके ऊपर बहुत सवाल बनते हैं वो है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, यानी कि हम मॉलिक्यूल को डिग्रेड करने वाले हैं। और ये रिएक्शन हमें हॉफमैन भाई ने सिखाई थी, वो भी जो है मेरा बचपन का दोस्त था। ठीक है, एक्चुअली वो छोटा था हाइट में, तो सब लोग उसको हाफ मैन बुलाते थे। और वो थोड़ा जब वो विदेश गया तो लोगों को लगा हाफ मैन बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो हॉफमैन इसको बोल दिया, हॉफमैन। तो ये हॉफमैन इसका नाम पड़ गया। आधा था वो, छोटा था वो, मतलब उसकी हाइट 2.5 फीट थी, 2.5-3 फीट का आदमी था वो, तो हॉफमैन इसका नाम पड़ गया। और डिग्रेड करेंगे हम, क्या करेंगे? अमाइड को डिग्रेड करेंगे। अमाइड को यूज करेंगे हम ब्रोमीन, यूज करेंगे हम ब्रोमीन। तो स्ट्रक्चर बनता है RC डबल बॉन्ड O NH2, और हम यूज करेंगे बच्चों Br2 प्लस NaOH, इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड आपको यहां से ये वाले मॉलिक्यूल में से CO गायब होता हुआ नजर आ जाता है, CO गायब होता हुआ नजर आ जाता है, ये वाला CO गायब हुआ नजर आ जाता है। और एक खास बात ये है कि हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो है RNH2। लेकिन अभी के अभी मैं आपको बता दूं, ये जो यूज होते हैं यहाँ पे, ये 4 मोल यूज होते हैं, 4 मोल यूज होते हैं। और इस पे सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मैं आपको मैकेनिज्म समझाता हूं, समझाता हूं। ये वाली जो 2 हाइड्रोजन है, ये वाली 2 हाइड्रोजन सेम नहीं है, सेम नहीं है। बच्चा क्या गलती करता है, कहता है अच्छा ठीक है मुझे यहां से CO को गायब करना, दैट्स इट, RNH2 करना। नहीं बाबू, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। ये हाइड्रोजन इसकी खुद की नहीं है, कहीं से आई है, कहीं से आई है। वो मैकेनिज्म से समझते हैं हम, मैकेनिज्म से समझते हैं। आइए स्टेप नंबर 1 देखते हैं। मैकेनिज्म में बच्चों सबसे पहले मेरे पास है RC डबल बॉन्ड O NH2, और जब आपने यूज किया है बच्चों पहला मॉलिक्यूल ऑफ NaOH, तो ये इसे बेस बना देगा, इसमें से हाइड्रोजन को ले लेगा। क्या ले लेगा? हाइड्रोजन को ले लेगा, हाइड्रोजन को ले लेगा। क्यों? क्योंकि रेजोनेटिंग स्टेबलाइज्ड यहां पर नाइट्रोजन माइनस बनेगा, और बना दिया आपने RC डबल बॉन्ड O, N के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। और ये कह रहा है कि ब्रोमीन तुम कहां हो? इसने कहा मैं ये रही। कह रहे दिखाओ, कह रहे ये रही, कह रहे दिखाओ, तो कह रही ये रही। ब्रोमीन कहने लगी कि मेरा एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है दूसरी ब्रोमीन के साथ, अगर तुम मेरा बॉन्ड तोड़ना चाहते हो तो मेरे सिग्मा स्टार यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डाल दो ताकि हम बॉन्ड को तोड़ सकें। ये लीजिए, ये टूट गया, टूट गया जी, टूट गया। मेरा सवाल आप लोगों से यहीं पे, ये तो न्यूक्लियोफाइल है, Br2 की क्या नेचर है? Br2 की नेचर क्या होती है? Br2 अब तो आजा, बताइए Br2 की नेचर क्या होती है? यहां पे Br2 की नेचर क्या होती है? C डबल बॉन्ड O NH एंड देन Br। वापस से एक बार फिर से NaOH यहां से हाइड्रोजन को उठाएगा और ये चला जाएगा। हाइड्रोजन चला गया, आपने क्या बना दिया भाई? R
सी डबल बॉन्ड ओ, नाइट्रोजन पे है माइनस, और ये बन चुका है Br। अब थोड़ी गाड़ी फंस रही है, अब थोड़ी दिक्कत फंस रही है। सर क्या हुआ, एक और Br लगा दो। मैंने डाला ही नहीं, मैंने डाला ही नहीं, मैंने तो बस एक ही Br2 मॉलिक्यूल डाला है। सर तो क्या हो गया, Br माइनस तो पड़ा हुआ है। अरे माइनस की माइनस से रिएक्शन करवाओगे? हे बाबूजी, क्या बात कर रहे हो? नहीं सर। तो अब यहां पर एक वुल्फ नामक रिएक्शन शुरू हो जाती है, वुल्फ रीअरेंजमेंट शुरू हो जाती है। और उसमें पता क्या होता है, मैं आपको सिखाऊं जरा। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहां आना चाहते हैं, ये वाला आर ग्रुप यहां आना चाहता है, और ब्रोमीन जाना चाहता है। चला गया ब्रोमीन। तो इसको बोला जाता है बच्चों वुल्फ रीअरेंजमेंट। जब जब मॉलिक्यूल फंस जाता है कि ना हम कुछ पॉजिटिव चार्ज को सही कर पा रहे, नेगेटिव चार्ज को सही कर पा रहे, तो अंदर ही अंदर काम चलाते हैं, चुपचाप वो अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश में जुट जाते हैं। तो बच्चों कंपाउंड बनेगा सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इसके ऊपर है एक आर ग्रुप। इसको बोला जाता है आइसोसाइनेट, इसको बोला जाता है आइसोसाइनेट, जो कि पानी में स्टेबल नहीं होता है, पानी में बर्बाद हो जाता है, ये टूट फूट जाता है बच्चों, पानी में टूट फूट जाता है। आइसोसाइनेट, मैं यहां पे छोटी सी बात लिख देता हूं, आइसोसाइनेट यहां लिख देता हूं नीचे, आइसोसाइनेट इज अनस्टेबल इन पानी, अनस्टेबल इन पानी। मेरा सवाल बच्चों एक फिर से आप लोगों से, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी है ना, जिसमें न्यूक्लियर पावर जो हमारा जो गैस लीक हुई थी, तो वो कौन सी गैस है जो लीक हुई थी? भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर कौन सी गैस लीक हुई थी? जरा उसका नाम तो बता दीजिए एक बार चैट बॉक्स के अंदर, और अगर हो सकता है तो उसका फॉर्मूला भी लिख दीजिए, है ना, फॉर्मूला भी लिख दीजिए। अगर आप लोगों ने, एक मूवी भी आई थी, पता नहीं शायद नेटफ्लिक्स पे या पता नहीं कहीं तो आई थी, रेलवे मैन बोल करके, रेलवे मैन। तो जब वो गैस लीक हो रही थी तो सभी लोगों ने क्या किया, अपने फेस पे गीला कपड़ा लगाना शुरू कर दिया था, ताकि जब हम सांस ले रहे हैं तो गीला कपड़ा बीच में आ जाता था। लेकिन शायद वहां कुछ गलती भी हुई और कुछ तो हुआ। अब हम वही जानेंगे कि पानी डालने से आइसोसाइनेट को क्या होता है। सर आप तो आंसर दे रहे हो, इसका मतलब वहां भी किसी प्रकार की आइसोसाइनेट गैस रिलीज हुई थी क्या? जी हाँ, आप मुझे बताएंगे कौन सी आइसोसाइनेट गैस थी वो। यहां तक सब लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, आइसोसाइनेट आ गया है। तो बच्चों अब अगर हम यहां पर छोटा सा मैकेनिज्म लिखता हूं, आर है, फिर है नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना, तो इस पे होगा नेगेटिव, इस पे होगा पॉजिटिव। अगर मुझे पानी का अटैक करवाना है तो मैं इस पे H2O का अटैक करवाऊंगा, यानी कि इस पे OH पार्ट आ जाएगा और इस पे H पार्ट आ जाएगा। बात समझ में आ गई? यानी कि अगर मैं इस बॉन्ड को यहीं की यहीं काट दूं, अगर मैं इस बॉन्ड को यहीं की यहीं काट दूं, इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन को आपको काट करके एक बार H, फिर से एक और बार H देना है, और इसे काट करके आपको एक बार OH और एक बार फिर से आपको OH देना है, यानी कि पानी के 2 मॉलिक्यूल लगेंगे। पानी के 2 मॉलिक्यूल लग सकते हैं, या KOH आके लग सकता है। KOH भी काम कर सकता है हमारे लिए, KOH भी कर सकता है और आसानी से काम होगा। अभी तो मैं पानी वाली बात बता रहा हूँ, KOH काम कर देगा, तो एक KOH यहाँ इस्तेमाल हो गया, फिर मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया, KOH मतलब NaOH का इस्तेमाल कर दिया, पानी ने आकर के काट दिया बच्चों। काटने के बाद क्या बन जाएगा? सर हम 2 प्रोडक्ट देख पा रहे हैं, एक होगा R, नाइट्रोजन के पास जो होना ही चाहिए था, साथ में सर NH2, सर हमारा जो मकसद था वो कंप्लीट हो गया है। और दूसरा जो कंपाउंड बनेगा सर, एक C डबल बॉन्ड O है, सर एक C डबल बॉन्ड O है, और सर आपने एक OH लगाया है, सर आपने एक बार और OH लगाया है। अब बच्चों यहां आप देखेंगे मैं 2 बार और OH माइनस का इस्तेमाल करूंगा, एक OH ये रहा, एक OH ये रहा, 2 बार OH ये रहा, वो इस कंपाउंड को C डबल बॉन्ड O माइनस बना देगा, और दोनों तरफ आप Na+ बिठा देना। 4 मोल ऑफ बेस का इस्तेमाल होता है। इसको बोला जाता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, जिसके अंदर एक स्टेप इन्वॉल्व हुआ है, और उस स्टेप का नाम है बच्चों वुल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्या नाम है उसका? वुल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन।
ठीक है, ये रीअरेंज आइसोसाइनेट जो होते हैं पानी के अंदर अनस्टेबल होते हैं। आपने अमाइन को भी प्रोड्यूस कर दिया। और हाँ, आइसोसाइनेट से तो लेस हार्मफुल है, लेकिन अमाइन कौन सा अच्छे थोड़े ना होते हैं हमारे लिए। सिर्फ वाइटल अमाइन होते हैं, वाइटामिन जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, पर ये तो प्राइमरी अमाइन है। खैर वो तो 1-2 दिन की, 2-4 दिन की बात थी। लेकिन अगर एक प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर हो जाए, यानी कि एक आदमी लगातार 4 से 5 से 6 साल अगर अमोनिया तो नहीं, एक मॉलिक्यूल का नाम ले लेते हैं जैसे कि पिरिडीन हुआ, हालांकि इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। नाइट्रोजन का कंपाउंड जो है पिरिडीन को अगर स्मेल करता रहे, उसके वेपर्स को लेता जाए, इनहेल करता जाए, तो फिर इम्पोटेंसी हो जाती है आदमी के अंदर, इम्पोटेंसी हो जाती है इसके कारण, इसके कारण इम्पोटेंसी, समझते हो ना, इम्पोटेंसी वो हो जाती है। तो अच्छी चीज नहीं है। नाइट्रोजन के जितने भी बेसिस होते हैं, नाइट्रोजन बेस हमारे लिए अच्छे नहीं होते, आदमी के लिए अच्छे नहीं होते। बढ़िया सर, ये हमें समझ में आ गया, ये हमें अच्छे से समझ में आ गया है। तो ये हो गए बच्चों हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन ओवर। आइए थोड़ी बहुत केमिकल प्रॉपर्टीज को भी निपटा लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों को बेसिसिटी के बारे में समझा देता हूं कि हमारे पास जो बेसिसिटी की बात करते हैं, वह खैर उसको जीओसी में पढ़ाया जाता है, लेकिन चलो मैं एक काम करूंगा, बेसिसिटी की बात सवाल के हिसाब से करूंगा। जब एक बार सवाल आ जाएगा ना तब करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी पर ही कूदते हैं। मैं जेईई एडवांस के जो सवाल आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, उसी के अंदर ही बेसिक स्ट्रेंथ को डिस्कस कर लूंगा। केमिकल प्रॉपर्टीज, जीओसी जो है ना हमारी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसी के अंदर हम नाइट्रोजन की बेसिसिटी को भी यूज कर लेते हैं, वहां पर ही सिखा देते हैं, जिसमें हम SIR इफेक्ट कहते हैं, है ना, SIP इफेक्ट बोलते हैं। तो ये चीजें वहीं पे ही ज्यादा आपको डिटेल में समझा दी जाती हैं। और आपके क्लास 11th के भी जो वन शॉट है वो भी आने वाले हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस की बात करेंगे। बहुत ज्यादा इसके अंदर मेथड्स है नहीं, छोटे मोटे से चुटर पुटर से मेथड है। आइए शुरुआत की जाए सबसे पहले। ओके दोस्तों, तो हम एक तो चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। इसको तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि मैंने आपको MOP2 पढ़ाया है। ये है MOP2, ये केमिकल प्रॉपर्टी में भी तो काम आएगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जो अमाइन थे, जिसको मैंने MOP2 कह दिया था, वही तो हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन का मेथड है। तो सर इसको दोबारा डिस्कस करने का तो कोई मतलब नहीं बनता। सर नेक्स्ट तरीका सिखाइए जिससे हमें सुन करके थोड़ा सा अच्छा लगे, मजा आएगा, एकदम गुदगुदी सी हो जाएगी सर। दूसरा, अल्काइलेशन की बजाय असाइलेशन भी तो की जा सकती है। आइए फिर असाइलेशन के बारे में जानते हैं। ये है इंटरेस्टिंग, यानी कि मेरे पास एक कंपाउंड है RNH2। मैं इसके ऊपर जेईई एडवांस के सवाल भी आपसे डिस्कस करूंगा। 2 तरीके से इसकी अल्काइलेशन या असाइलेशन वो की जा सकती है। एक, आप RC++OCl को ही ले आइए या X को ले आइए, जनरल हम Cl का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करेगा और अटैक कर देगा और बस रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन साथ में हमें यूज करना पड़ता है एक बेस, स्पेसिफिकली पिरिडीन। यहां पर पिरिडीन का इस्तेमाल करना पड़ता है और थोड़ी बहुत हीटिंग तो चाहिए ही चाहिए। ये वाला अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करेगा और इस पे Cl को भगा देगा, यहां से Cl को भगा देगा। आपका काम बन चुका है बच्चों RNH, R फिर है N फिर है H, और आपने बना लिया बच्चों C++O एंड R। इसको मैं अलग करने के लिए R' कह देता हूं, आपने बच्चों क्या बना लिया, अमाइड बना दिया। क्या बना दिया, अमाइड। ये अमाइड बन चुका है, सही है, ठीक है कि नहीं। दूसरा एक और तरीका है दोस्तों, जिसमें हम लोग बच्चों एसिड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस बार हम एनहाइड्राइड का भी इस्तेमाल करेंगे। साथ में इस बार एसिड का इस्तेमाल करना पड़ता है, थोड़ा सा, 1 बूंद बराबर। अब यही मॉलिक्यूल फिर से एक बार नाइट्रोजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेगा और ये पूरा का पूरा ग्रुप चला जाएगा। इसको भी मैं जेईई एडवांस के सवालों में डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ, तो भूलने का नहीं। तो R' आया, नाइट्रोजन का H ऑलरेडी मौजूद है और C++OR के साथ इसने कंपाउंड बना लिया। ये भी तो हमारा अमाइड है, बन गया सर। साथ में बाकी क्या बनेगा, ऊपर वाले केस में HCl बनता है, जिसको पिरिडीन ने संभाल लिया होगा, क्योंकि HCl एक एसिड है और पिरिडीन एक बेस है। बात समझ में आई।
फिर दूसरा नीचे वाले केस में क्या बना होगा सर? नीचे वाले केस में ये रहा वो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल और आपने एसिड डाल रखा है, तो भैया ये आ जाएगा प्लस करके RC डबल बॉन्ड OOH, बन गया आपका कंपाउंड, डन है, तैयार हो गया। सेम यही सवाल जेईई एडवांस में हूबहू पूछा हुआ है, डिट्टो पूछा हुआ है, तो भैया देर नहीं करेंगे, जेईई एडवांस के सवालों को भी हमें सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब एक और रिएक्शन जो मुझे बहुत पसंद है जिसका नाम है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, जिसको लेबोरेटरी में हम लोग करने के लिए छत पे जाते थे। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन छत पे इसलिए जाते थे बच्चों क्योंकि इसके अंदर निकलती है एक बहुत ही गंदी स्मेल, फाउल स्मेल निकलती है। इसको हम कहेंगे हमें आइसोसाइनाइड बनाना है। इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, यानी कि RNC ये टेस्ट बोला जाता है। इस पे प्लस है, इस पे माइनस है। RCN नहीं है, ये RNC है। RCN नहीं, ये RNC है। कार्बाइल अमाइन टेस्ट है। इसकी फाउल स्मेलिंग होती है, फाउल स्मेलिंग, एंड इसे हम प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक टेस्ट भी कहते हैं। POC फॉर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, POC टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन, फॉर प्राइमरी अमाइन, यानी कि सेकेंडरी अमाइन इससे रिएक्शन नहीं करेगा, सेकेंडरी नहीं करेगा, टर्शरी भी नहीं करेगा, ओनली प्राइमरी ही रिएक्ट करता है। तो ये तो एक डिस्टिंग्विश टेस्ट भी हो गया। मजा तो आएगा सर। लाइए रिएक्शन समझाइए पहले आप। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे RNH2, यानी कि ये पक्का पहले से ही प्राइमरी होना चाहिए, सेकेंडरी टर्शरी से काम नहीं चलेगा। फिर एक आपका ही फैमिलियर रिएजेंट यूज करेंगे दोस्तों, जो आप ऑलरेडी एक बात जानते हैं, हमने इसे यूज कर रखा था। कहाँ? इसका जवाब आप मुझे देंगे चैट बॉक्स के अंदर। KOH एंड क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल आज से पहले आपने कहीं और कहां किया हुआ है? आज से पहले आपने कहीं और कहां किया हुआ है? लिख के दे देना जवाब यार। और ये बन जाएगा RN ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बन पे नेगेटिव एंड नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों फॉर्मल चार्ज हैं इसके पूरे वाले। और ऑब्वियसली साथ में मुझे 3 क्लोरीन का भी काम करना है, तो 3 KCl निकालने पड़ेंगे। यूजुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस को बैलेंस किया नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया आपको दिल रखने के लिए, क्योंकि आप मुझे पीछे से आवाज आ रही थी, सर KCl मिसिंग है, सर KCl मिसिंग है सर। आइए बच्चों, मैं अब आप लोगों को थोड़ा सा मैकेनिज्म समझा देता हूं। याद आ गया होगा आप लोगों को, हमने यूज किया था क्लोरोफॉर्म और KOH को राइमर-टाइमन रिएक्शन के अंदर। कहां यूज किया था? राइमर-टाइमन रिएक्शन के अंदर। तो ये है कार्बन का H, अब वो रिएक्ट करेगा बच्चों KOH के साथ, रिएक्शन करेगा तो बनाएगा CCl3 नेगेटिव। CCl3 नेगेटिव ने कंप्लेंट करी कि हम मजा नहीं आ रहा है, हम नेगेटिव चार्ज है, हमें न्यूट्रल होना है। तो ये यहां से Cl माइनस फ्री हो लेता है, जिसकी वजह से आपको डाइक्लोरोकार्बीन कंपाउंड मिल जाता है। याद आ गया होगा, मैंने आप लोगों से एक सवाल भी पूछा था, डाइक्लोरोकार्बीन क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, क्या है? और आप लोगों ने मुझे ये बात बतानी थी। मैं अभी ये बात फिर से बोल देता हूं, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये क्या है बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल है। ये दिखने में न्यूट्रल लग रहा है, दिखने में ये न्यूट्रल लग रहा है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो नाइट्रोजन ने कहा कि बाबू परेशान काहे हो रहे हो, हम देते हैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स RNH2, हमारे पास ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हम क्या ही करेंगे इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, हमसे बॉन्ड बना लो। तो बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाते ही नाइट्रोजन पे, कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाने से उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये बनाया इसने, इसके साथ बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया भाई? नेगेटिव चार्ज आ गया, R आ गया, नाइट्रोजन है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ये रहा एक Cl, ये रहा एक Cl, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर भी आ गया है पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर भी क्या आ चुका है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। करेक्ट। हम लोगों ने क्या यूज किया है बच्चों? हम लोगों ने क्या यूज किया हुआ है? हमने ऊपर यूज किया हुआ KOH। तो हमारी मदद करने आएगा KOH। KOH कहेगा तुम्हारे पे नेगेटिव चार्ज है, लाओ मुझे अपनी हाइड्रोजन दे दो, लाओ मुझे तुम अपनी हाइड्रोजन दे दो, मैं तुम्हें न्यूट्रल कर देता हूं, फ्री कर देता हूं, तुम्हारा जो चार्ज है ना उसे मैं ठीक कर दूं। ये लो, नाइट्रोजन न्यूट्रल फील कर रही है। अब नाइट्रोजन का आहा मजा आ गया, मजा ही आ गया। लेकिन जैसे यहां से नाइट्रोजन से हाइड्रोजन चली गई है, नाइट्रोजन का तो काम बन गया, नाइट्रोजन तो न्यूट्रल हो चुकी है। अब कार्बन ने कहा यार
मैं अकेली बची हुई हूं तो एक काम करती हूं, मैं डबल बॉन्ड बनाऊंगी, मैं डबल बॉन्ड बनाऊंगी यहां पे। तो नाइट्रोजन ने कहा अरे यार, फिर से वही जिसका डर था वही हुआ कि जो मैं पॉजिटिव चार्ज अभी मैंने अपने आप का ठीक किया था, एक बार फिर से वो पॉजिटिव चार्ज वापस आ गया। शिट, वो पॉजिटिव चार्ज एक बार फिर से वापस आ गया। शिट शिट शिट, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? अच्छा खासा प्लस से मैं न्यूट्रल हो गया था, मैं वापस प्लस बन गया हूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? हमने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, अब और थोड़ा सा सोचेंगे। अब जिंदगी में दिक्कतें तो आती ही रहती हैं, जिंदगी में दिक्कतें तो आती ही रहती हैं। नाइट्रोजन ने अटैक कर दिया, फिर से बॉन्ड बन गया, KOH आया, हाइड्रोजन ले गया, अभी भी एक हाइड्रोजन बाकी है तो OH माइनस कह रहा है मैं फिर से तुम्हें लेने आ रहा हूं, तैयार हो जाओ। सर का ठीक है। सर का पर यार एक प्रॉब्लम सी नजर आ रही है मुझे। कह रहे क्या? कह रहे नाइट्रोजन हो जाएगा न्यूट्रल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे। R नाइट्रोजन न्यूट्रल हो गया, कार्बन के ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर बन गया हमारा कंपाउंड। R आ गया, नाइट्रोजन आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, Cl आ गया, माइनस आ गया। लेकिन जैसे ही कार्बन पे यहां पे नेगेटिव चार्ज आया हुआ था, कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं और नेगेटिव चार्ज, जैसे ही इसके ऊपर एक और बॉन्ड बनेगा, जैसे ही एक और बॉन्ड बनेगा, यहां से नाइट्रोजन, इससे पहले एक काम करते हैं, आपको और अच्छे समझ में आना चाहिए। नाइट्रोजन का हाँ, अब देखिए नाइट्रोजन का जो लोन पेयर लौट करके आया था, ये कहता है मैं पहले अपना बॉन्ड बनाऊंगा, Cl को भगाऊंगा। अरे हमारा पर्पस यही था ना, हमारा पर्पस भी तो यही था कि ये न्यूट्रल हो जाए तो अपना जीवन जीने लगे। नाइट्रोजन का अरे वाह मैं तो न्यूट्रल हो गया हूं, अब मैं अपने लोन पेयर का इस्तेमाल करूंगा। ये देखो इसने जो दगाबाजी करी है, इस चक्कर में अभी अभी जो OH माइनस ने इसको राहत दी थी, नाइट्रोजन फिर से पंगा लिए बैठा है और डबल बॉन्ड बना लिया। कार्बन पर अभी भी नेगेटिव चार्ज वैसे का वैसा है, वैसे का वैसा ही है। अब यहां से एक बार फिर से वही गेम चलेगी, OH माइनस आएगा, मैंने थोड़ा सा आसान कर दिया है इसको, और OH माइनस यहां से एक बार फिर से हाइड्रोजन को लेके जाएगा और नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगी। नाइट्रोजन एक बार फिर से न्यूट्रल हो जाएगी तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बार फिर से जिंदा हो जाएगा। R आ गया, नाइट्रोजन पे अभी भी अब न्यूट्रल हो गया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, डबल बॉन्ड कार्बन है, नेगेटिव चार्ज है और एक Cl लगा हुआ है। जो काम हमने अभी किया था ये वापस फिर से वही काम रिपीट होगा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को फिर से नीचे गिराएगा और कहेगा कार्बन क्लोरीन को तुम फ्री हो लो। और अब हम कहेंगे R, फिर आएगा नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड, C पे आएगा नेगेटिव चार्ज। क्या सभी लोगों को मैकेनिज्म समझ में आया? एक बार देख लो, अच्छे से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैकेनिज्म ढंग से समझ में आना चाहिए, मैकेनिज्म ढंग से समझ में आ जाना चाहिए। ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मैकेनिज्म है। आपको पता होना चाहिए मैकेनिज्म जो होता है वो रिसर्चर टू रिसर्चर, साइंटिस्ट टू साइंटिस्ट वेरी करता है, सब लोग इसको अलग अलग तरीके से व्यू करते हैं। लेकिन जो एविडेंसेस होते हैं, जब भी कभी लेबोरेटरी में एक्सरसाइज की जाती हैं, ये चीज़ें पढ़ी जाती हैं, तो जो जो एविडेंसेस मिलते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिलते हैं, उसके हिसाब से फिर एक ऐसा मैकेनिज्म प्रपोज किया जाता है जिसे पूरी दुनिया भर को मानना पड़ता है। तो फाइनली हमारे पास जो कंपाउंड मिल गया है बच्चों, वो है आइसोसाइनाइड। इसकी बहुत ही गंदी स्मेल होती है, फॉल स्मेल होती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा इस हाइड्रोजन का कुछ भी नहीं रहा, यानी कि दोनों की दोनों हाइड्रोजन यहां से गायब हो गई हैं। और मतलब एक ऐसा अमाइन होना चाहिए जिसके पास 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, यानी कि एक प्राइमरी अमाइन ही ये हमारे लिए काम करके दे सकता है, सेकेंडरी दे नहीं पाएगा, टर्शी कर नहीं पाएगा। क्या आप सभी लोगों को कार्बाइल अमाइन का रिएक्शन का मैकेनिज्म सबको समझ में आ गया? आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल भी परेशानी होनी नहीं चाहिए। आइए मैं अब आपको चौथा बताता हूं, नाइट्रस एसिड टेस्ट, HNO2 टेस्ट। HNO2 टेस्ट, HNO2 टेस्ट, ये भी बहुत ही प्यारा मेथड लगता है मुझे। समझते हैं इसको, क्या है इसके अंदर। अगर बच्चों आप लोगों ने RNH2 यानी कि प्राइमरी अमाइन लिया, दूसरी बात अगर आप लोगों ने R2NH यानी कि सेकेंडरी अमाइन लिया, फिर तीसरी बात अगर आपने R3N लिया यानी कि टर्शरी अमाइन, इन तीनों की ही रिएक्शन, इन तीनों की मेरे को खोल के दिखाना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा।
ऐसे ही ठीक है। इन तीनों की ही रिएक्शन हमने HNO2 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 के साथ करवाई। नाइट्रस एसिड कौन होता है भाई? HNO2 होता है। नाइट्रस एसिड कौन होता है? HNO2 होता है। क्या? HNO2 होता है। तो ये रहा HNO2। फिर मैंने इसको पलट के लिख दिया, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, समझ में आई? या इसको और आसान करके HNO2 से समझते हैं। इसको हमने लिख दिया है OH ऐसे करके, और लास्ट में आप HNO2 ही लिख लीजिए वापस से। अब देखो बच्चों क्या करने वाले हैं, यहां से आप इसका RN2 प्लस बनाते हैं, RN2 प्लस बनाते हैं, जो कि टूट जाएगा और बना देगा ROH, और साथ में N2 नाम की गैस रिलीज हो जाएगी, गैस रिलीज होती है। सेकंड वाले में यहां से आपने OH और यहां से H को निकालना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऊपर वाली रिएक्शन के साथ तो आपने क्या बना दिया? RN2 प्लस बना दिया। नीचे वाले कंपाउंड का आपने क्या बना दिया? R है, और नाइट्रोजन इसके साथ एक और R है, और नाइट्रोजन है, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। एक बार चेक करिए, यहां से H और O को मैंने निकाल दिया है। ये वाला जो कंपाउंड होता है बच्चों, ये लिक्विड होता है। ये वाला जो कंपाउंड होता है वो लिक्विड होता है। तीसरा वाला कह रहा है कि मैं कोई रिएक्शन ही नहीं करूंगा, नो रिएक्शन। तो बस अब इसी को याद करना, इसी के ऊपर सवाल आते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं? मैंने कहा HNO2 टेस्ट से कर लो, HNO टेस्ट से कर लो कि प्राइमरी अमाइन देता है, सेकेंडरी अमाइन देता है, टर्शरी अमाइन तो रिएक्शन ही नहीं करता। प्राइमरी तो गैस देता है, और सेकेंडरी तो लिक्विड बनाता है, ऑयली लिक्विड बनाता है, और तीसरा वाला कहता है मैं तो रिएक्शन ही नहीं करूंगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। समझे? समझ में आया आपको सभी लोगों को? HNO2 टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो गैस रिलीज होती है बच्चों, वो नाइट्रोजन गैस है, और साथ में आपको अल्कोहल बन जाएगा, अल्कोहल बनता हुआ नजर आ जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। नाइट्रस एसिड टेस्ट भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक और टेस्ट है बच्चों लेबोरेटरी में परफॉर्म करने के लिए, जिसका नाम है हिंजबर्ग टेस्ट। इसके ऊपर हर साल जेईई मेंस के ऊपर भी सवाल देखने को मिले हैं ऑलमोस्ट। हिंजबर्ग टेस्ट, हिंजबर्ग टेस्ट क्या है? एक रिएजेंट है जिसको बोला जाता है फिनाइल सल्फोनाइल क्लोराइड, और उसका इस्तेमाल करेंगे अमाइंस के साथ। तो मैं पहले रिएजेंट ड्रॉ कर देता हूं, आप बेंजीन, या सीधा सीधा ऐसे लिख देता हूं PHS डबल बॉन्ड O Cl। ये वाली जो सल्फर है, ये वाली जो सल्फर है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर मैंने इसके ऊपर रिएक्शन करवा दी है RnH2 की, RnH2 इसके साथ रिएक्शन करने के बाद, ये प्राइमरी है, ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करेगा और इसको भगा देगा यहां से। क्या बन जाएगा भाई? PH S डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन के पास अभी भी एक H मौजूद है और एक R आ गया। अगर मैंने इस कंपाउंड को बेसिक मीडियम के अंदर डाल दिया, बेस डाल दिया, बेस, यहां पर मैंने बेस डाल दिया, बेस प्लस पानी, ये बेस यहां से हाइड्रोजन को उठाएगा और एक सॉल्ट बनाएगा, सोल्यूबल सॉल्ट इन वाटर, सोल्यूबल सॉल्ट इन पानी, सोल्यूबल बन जाएगी। डन है जी। अगर यही रिएक्शन मैंने रिपीट करी, अगर यही रिएक्शन मैंने रिपीट कर दी किसके साथ? यही रिएक्शन मैंने रिपीट कर दी सेकेंडरी के साथ, सेकेंडरी के साथ रिपीट करता हूं, तो देखते हैं क्या बनेगा, देखते हैं क्या बनेगा, देखते हैं क्या बनता है। इसको R2 कर देते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। इसको लिखेंगे इनसॉल्युबल, और यहां आ जाएगा बच्चों H, ये बन जाएगा आपका HR2। ये रिएक्शन तो हो गई है, ये रिएक्शन तो हो गई है, लेकिन यहां पर अब R है, यहां पे अब R है, तो बेस के साथ रिएक्शन करवाने से यहां पर कुछ होगा ही नहीं, इनसॉल्युबल सॉल्ट इन वाटर, क्योंकि यहां पर प्रोटिक हाइड्रोजन ही नहीं है, यहां पे प्रोटिक हाइड्रोजन ही नहीं है। मेरी बात समझ गए आप लोग?
तीसरी रिएक्शन मैंने करवा दी हिंजबर्ग रिएजेंट के साथ टर्शरी अमाइन की, तीसरी रिएक्शन करवा दी मैंने टर्शरी के साथ, तो ये H भी चला गया बेचारा, कोई बचा ही नहीं। ये वाला अब रिएक्शन कैसे ही करेगा, इस सारे को हटा लो, रिएक्शन ही नहीं होती, ये वाली रिएक्शन ही नहीं होगी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, ये रिएक्शन ही नहीं होती, नो रिएक्शन, ये रिएक्शन ही नहीं हुई, ये अब रिएक्शन ही नहीं हुई, हटाओ इसको, हटाओ, इसकी आवश्यकता ही नहीं है, इसको पूरा कर देते हैं, R3N है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होती है, इतना बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, इतना मोटू न्यूक्लियोफाइल है, रिएक्शन ही नहीं होती, नो रिएक्शन ड्यू टू बल्कि, ड्यू टू बल्कि न्यूक्लियोफाइल, बल्कि न्यूक्लियोफाइल, ठीक है जी। न्यूक्लियोफाइल स्लिम ट्रिम होना चाहिए, एकदम मेरे जैसा, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये तो बल्कि है, ये तो मोटू है, समझे। तो हिंजबर्ग टेस्ट पर आपको सवाल आते हैं, पूछा जाता है कि ये कौन है, ये मॉलिक्यूल आपको पता होना चाहिए, आपको इसका आंसर यहाँ से कर देना है, इस पर कोई ज़्यादा अब समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। अब हम केमिकल रिएक्शन जो पढ़ रहे हैं, तो अमाइन की तो केमिकल रिएक्शन सारे डन हो गई है, अब एनिलीन की केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन, सभी लोग जानते होंगे एनिलीन क्या चीज है, क्या है भाई, एनिलीन इज बेसिकली बेंजीन के ऊपर लगाने वाला है NH2, बेंजीन के ऊपर लगाना है अपने को NH2, वो है एनिलीन। मेरा सवाल है बच्चों आप सभी लोगों से, मेरा सवाल है आप सभी लोगों से कि इसमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन यहां पर क्या है, मुझे इस बात का अगर जो आंसर देगा मजा ही आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा, ठीक है। एक रिएक्शन पहली, अगर मैंने बच्चों मैंने रिएक्शन करवा दी इसकी किसके साथ, हमने करवा दी AC2O के साथ, यानी कि क्या है ये मॉलिक्यूल, एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, तो क्या होगा, इसका अमाइड बन जाएगा भाई, इसका अमाइड बन जाएगा, बात समझ पा रहे हो, इसका अब अमाइड बन जाएगा, यहां से NH क्या करेगा, अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, आपको क्या मिल जाएगा, अमाइड मिल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है जी, वेरी गुड। अच्छा देखेंगे बना के, तो ये रहा नाइट्रोजन, एक अभी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक हाइड्रोजन है, अब बाई इसके ऊपर ना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी है, दोनों के दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करना है, सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूशन होती है, सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूशन होती है, पूरी की पूरी मत निकाल देना। सर ये तो एक तरीके की असाइलेशन रिएक्शन होगी, हाँ बिल्कुल असाइलेशन रिएक्शन हो गई है, ये एकदम असाइलेशन रिएक्शन हो गई है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा अब देखते हैं, अगर मुझे इसकी रिएक्शन करवानी है दोस्तों, मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूं किसके साथ, Br2 के साथ, किसके साथ करवाएंगे, Br2 के साथ करवाएंगे। क्या आपको फिनॉल की रिएक्शन याद है, Br2 CH2 इन CS2 के साथ रिएक्शन करवा दी, तो आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे आप पानी यूज करो चाहे आप ना यूज करो, आपको हमेशा पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही मिलेंगे। पानी यूज करिए या फिर आप क्या यूज करेंगे, या फिर आप क्या यूज करेंगे, क्या 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 नहीं नहीं क्या नहीं, अरे बताओ, अरे बोलो क्या यूज करोगे सर, या हम यूज कर लें Br2 CS2 के अंदर, या फिर यूज कर लें हम Br2 क्या पानी के अंदर, अगर हम पानी के अंदर भी यूज कर लें, CS2 में ना यूज करके Br2 पानी के अंदर, इन पानी, दोनों में ही आपको सेम प्रोडक्ट मिलता है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि फिनॉल के अंदर तो होता था पानी के अंदर मल्टी सब्स्टिट्यूशन, और CS2 के अंदर क्या होती थी, मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती थी, जबकि एनिलीन में आप लोगों को ऐसी ही होती नजर आएगी, दोनों ही केसेस के अंदर नजर आ जाएगी। अब नाइट्रेशन करनी है तो नाइट्रेशन भी कर सकते हैं, नाइट्रेशन करते हैं, मैं थोड़ा सा लंबा तीर खींच के नाइट्रेशन करवाता हूं। अब ये बताइए पहले, ये वाला मॉलिक्यूल कैसा है, ये NH2 कैसा है, NH2 ग्रुप कैसा है सर, ये तो है सर काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से ही यहां पर काम चल जाता है। और ये सवाल जेई ने पूछा है कई बार, यहां आपको बच्चों NH2 के साथ साथ ऑर्थो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो मिल जाएगा, आप पैरा एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी मिल जाएगा, लेकिन जो आप अनएक्सपेक्टेड था ना, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो भी मिल जाएगा, और कम नहीं
काफी अच्छी क्वांटिटी में। सेकंड मेजर कंपाउंड तो वही मिलेगा, करीबन करीबन 47% तो यही मिलने वाला है, 51% आपका यही मिलने वाला है, और बस 2% आपका ऑर्थो मिलता है। अब ऐसा क्यों हुआ है? अब ऐसा क्यों हुआ है बच्चों कि आपको 40% ये मिला, 51% आपको पैरा मिला है, और मात्र 2% ही आपको ऑर्थो मिला है? वो इसलिए क्योंकि आपने डाल रखा है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 क्या करेगा? इसको प्रोटोनेट कर देगा। प्रोटोनेट करने के बाद इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी तो चली ही जाएगी, बल्कि इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी शुरू हो जाएगी, जिसके चक्कर में अब ये क्या करने लगेगा दोस्तों? अब ये बर्बाद कर देगा और मेटा पर इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रोफाइल को इन्वाइट करना शुरू कर देगा। समझ में आई मेरी बात? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से ही हमारा काम चल जाता है। सल्फोनेशन रिएक्शन के बारे में एक और चर्चा करेंगे। सल्फोनेशन रिएक्शन, NH2 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन करवा देंगे, हीट करके हीटिंग कर देंगे। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीटिंग कर दी। अब आप खुद सोच के देखिए कि इसके साथ रिएक्शन जब एसिड की करवा रहे हैं, हम एसिड की रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? सर ये तो सर ये तो बेस होता है हमारा, ये तो हमारा बेस था, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये तो बेसिक नेचर का होता है। सर इसके साथ एसिड की रिएक्शन करवा रहे हो, सर ये तो क्या बन जाना चाहिए? सर ये तो NH के साथ साथ NH प्लस हो जाएगा, NH3 प्लस NHSO4 माइनस। बात समझ में आई? आपने NH2 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन करवा दी, आपने रिएक्शन करवा दी। अब दोनों के बीच में इतनी ज्यादा तेजी से रिएक्शन होने लगती है कि बस कंपाउंड तैयार है, अडक्ट बन गया, एक सॉल्ट बन गया। अगर आप इसको करीबन करीबन 460 केल्विन के आसपास इसे हीट कर देते हैं, करीबन करीबन 460 केल्विन के आसपास, करीबन करीबन 460 केल्विन के आसपास, तो यहां एक रीअरेंजमेंट ऑब्जर्व की जाती है। वो रीअरेंजमेंट ये है बच्चों, आपका NH2 यहीं रह जाता है और SO3H नीचे आ जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, डायरेक्ट यहां पर रिएक्शन नहीं होती है, एक प्रकार की रीअरेंजमेंट होती है, तब जाकर के रिएक्शन होती है। और आप ये बात फिर से जान जाओगे कि ये तो अभी भी एसिड बेस बचे हुए हैं, तो एक अंत में रिएक्शन जरूर होती है, दोबारा जरूर होती है कि ये NH2 वापस इलेक्ट्रॉन को डिमांड करता है और एक चार्ज्ड मॉलिक्यूल जिसे ज्विटर आयन कहा जाता है वो तैयार हो जाता है। ऊपर बन जाएगा आपका NH3 प्लस, नीचे बन जाएगा आपका SO3H, और H गायब हो जाएगा और ये माइनस। ठीक है दोस्तों, मेरी बात सब लोगों को समझ में आई? ज्विटर आयन आपका तैयार है। इसे ज्विटर आयन कहते हैं, जैसे अमाइनो एसिड में होता है ना ज्विटर आयन। ज्विटर आयन, ज्विटर का मतलब होता है दो। अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो चार्ज है तो उसे ज्विटर आयन कहा जाता है। याद रखिए ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होती, याद रखिए ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होती है। ठीक है जी, कर लेंगे, कर लेंगे सर, कर लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक दो रिएक्शन और पेलते हैं इसकी, समझते हैं कि क्या होगा। सर इसके ऊपर एक बार RX डाल दीजिए और एल्यूमिनियम के प्रेजेंस में RX डाल दीजिए, AlCl3 या AlX3 की प्रेजेंस में, जिसे हम लोग फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन कहते हैं। और हाँ, 100% आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऑर्थो और मेटा प्रोडक्ट मिल जाएगा, जबकि आप गलत हैं, कोई रिएक्शन ही नहीं होती, नो रिएक्शन, क्योंकि लुइस एसिड जो है अब वो नाइट्रोजन के कंट्रोल में आ जाता है, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। अब यहां पर कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। सिमिलरली बच्चों, अगर मैंने यहां पर RCOX डाल दिया और साथ में आपने AlCl3 डाल दिया, ये सोच रहे थे कि फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन के साथ साथ फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन भी कर लेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं कि यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि AlCl3 जो है वो नाइट्रोजन की चपेट में आ चुका है, जिसकी वजह से अब वो लुइस एसिड ही बर्बाद हो गया है, लुइस एसिड ही बर्बाद हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों ना मैं थोड़ा सा लुइस एसिड और डाल दूं, मेरे और लुइस एसिड डालने से क्या दिक्कत हो जाएगी क्या? नहीं, डाल सकते हो आप, लेकिन फिर अमोनिया भी तो पड़ा हुआ है ना, एनिलीन भी तो पड़ा हुआ है ना, तो जैसे जैसे आप लुइस एसिड और डालेंगे और एनिलीन उसे बर्बाद कर देगा। तो साथ साथ आप अपने एनिलीन को भी बर्बाद कर रहे हैं, आप एनिलीन को भी बर्बाद कर रहे हैं। एक और रिएक्शन होती है बच्चों, अगर मैं इसमें NaNO2 HCl की प्रेजेंस में डाल दूं और टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखूं 0 से 5 डिग्री, तो आपको मिलता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। आपको मिलता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, जिसको BDS कहा जाता है इन शॉर्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन
डाइजोनियम सॉल्ट। इसको बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट नहीं, सॉल्ट नाम दे दिया गया, शॉर्ट फॉर्म में BDS कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में BDS कह सकते हैं। हालांकि इसकी रिएक्शन मैं ऑलरेडी सारी की सारी आपको करवा चुका हूं कि आप इसके ऊपर कॉपर की रिएक्शन करवा सकते हैं, आप इसके ऊपर सॉल्ट की रिएक्शन करवा सकते हैं, आप सब ये रिएक्शन की सारी रिएक्शन जानते हैं। अगर आप चाहते हैं तो ये वाली रिएक्शन को हम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं यहां लिखता हूं, अगर या फिर यहीं सेंटर में लिख लेते हैं, मेरे पास है रिएक्शन पीएच है, N2 प्लस है और Cl माइनस है। अगर आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे बच्चों कॉपर मेटालिक HCl के प्रेजेंस में, तो आपको मिल जाएगा PHCl। अगर आपने इसकी रिएक्शन करवाई कॉपर HBr की प्रेजेंस में, तो आपको मिल जाएगा बच्चों PHBr। अगर आपने रिएक्शन करवा दी बच्चों इसकी कॉपर CuCl एंड HCl की प्रेजेंस में, आपको फिर से मिल जाएगा PHCl। और अगर आपने इसकी रिएक्शन करवा दी बच्चों कॉपर एंड Br इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, तो आपको मिल जाएगा PHBr। इन दोनों रिएक्शन को बोला जाता है सैंडमियर रिएक्शन, और ऊपर वाली को बोला जाता है गेटरमैन रिएक्शन। ये दोनों कैसी हैं? गेटरमैन रिएक्शन। याद रखिए गेटरमैन है, गेटरमैन कोच नहीं। और ये दोनों कैसी हैं? सैंडमियर रिएक्शन। अगर आप चाहते हैं कि मैं आयोडाइड बनाना चाहता हूं, अगर आप आयोडाइड बनाना चाहते हैं तो PHI बनाने का एक सीधा सा तरीका होता है। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि मैं तो PHF बनाना चाहता हूं, तो PHF बनाने का भी एक सीधा सा तरीका है, लेकिन आपको 2 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। पहला स्टेप आपको HbF4 लेना पड़ेगा, सबसे पहले HbF4 लेना पड़ेगा। फिर दूसरे स्टेप में आपको हीटिंग करनी पड़ेगी। HbF4 लेना पड़ता है और हीटिंग करनी पड़ती है। यहां पर आप सीधे KI डाल सकते हैं, KI से आपका काम चल जाता है, आपको आयोडाइड मिल जाएगा। इसको बोला जाता है बच्चों बाल्ज-शीमैन रिएक्शन। बाल्ज-शीमैन रिएक्शन समझ में आई आपको? हमने सारे के सारे हैलाइड प्रिपेयर कर लिए हैं। आपने क्लोराइड लगा दिया, आपने ब्रोमाइड लगा दिया, आपने आयोडाइड लगा दिया, आपने सब के सब को काम कर दिया। और चाहते हैं तो आप एक और रिएक्शन भी इसमें डाल सकते हैं, या नीचे ही लगा लेते हैं इसको। हालांकि इसका नाम भी यही है, ये भी सैंडमियर रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। क्या है सर? आप CuCN यूज कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। CuCN भी यूज कर सकते हैं आप। CuCN यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? CuCN ले लेते हैं, CuCN, तो आपको साइनाइड मिल जाएगा। PHCN यानी कि या आपको मिल जाएगा बेंजीन नाइट्राइल, नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा, नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। फिर एक दो रिएक्शन और देखते हैं। अगर आपने डाल दिया बच्चों H3PO2, आपको मिल जाएगा बच्चों PH के साथ लगा हुआ है एक H। फिर अगर आपने डाल दिया बच्चों पानी, फिर आपने डाल दिया है पानी, फिर आपने डाल दिया बच्चों इथेनॉल। ये सब रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। इथेनॉल ETOH। पानी डालने से बच्चों आपको मिलेगा फिनॉल, पानी डालने से आपको मिलेगा बच्चों फिनॉल, PHOH। यहां पर इथेनॉल डालने से आपको वापस मिलेगा PHH। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अगर आप लोगों ने इसके साथ डाल दिया फिनॉल डाल दिया, अगर आपने फिनॉल डाल दिया PHOH, तो आपको यहां से मिलती है ऑरेंज कलर डाई, ऑरेंज कलर डाई। अगर आपने डाल दिया बच्चों एनिलीन, अगर आपने इसके ऊपर डाल दिया क्या बच्चों? एनिलीन, तो आपको मिलेगी ऑरेंज कलर के साथ येलो कलर डाई। एनिलीन डाल दो, PHNH2 डाल दो, आपको मिलेगी येलो कलर डाई, येलो कलर्ड डाई। ये कुछ रिएक्शन है जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की हैं। ये सारी कर लेना, आपको मजा आ जाएगा। और बस इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती इस चैप्टर के अंदर। एक दो रिएक्शन और हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। एक दो रिएक्शन और हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। कपलिंग रिएक्शन के नाम से फेमस है कपलिंग रिएक्शन, जिसका इस्तेमाल मैं आप लोगों के साथ अभी एडवांस की जो प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करने वाला हूं उनमें इनका काम आएगा। कपलिंग रिएक्शंस, कपलिंग रिएक्शंस। कपलिंग रिएक्शन का मतलब क्या है? दो चीजों का आपस में जुड़ जाना।
तो बच्चों अगर मेरे पास बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट कुछ इस प्रकार होती है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऐसे इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आएगा, ठीक है, ऐसे इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आता है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, इसको ट्रिपल बॉन्ड कर दीजिए और इसके ऊपर एक प्लस चार्ज दिखा सकते हैं, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आपको प्लस चार्ज ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने इसकी रिएक्शन करवाई बच्चों फिनॉल के साथ, फिनॉल के साथ करवा दी, तो फिनॉल क्या कहेगा कि भैया मैं इलेक्ट्रॉन देता हूं अंदर, मैं हूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसकी वजह से मैं पैरा पोजीशन को एक्टिवेट करूंगा, और पैरा पोजीशन को एक्टिवेट करते वक्त ये नाइट्रोजन के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएंगे, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देते हैं, बॉन्ड बनाना शुरू कर देते हैं। तो जिससे आपको एक नया कंपाउंड मिल जाएगा जो कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के कारण, जो कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के कारण कलरफुल होता है, काफी अच्छी उसकी कलर होती है, और वो डाई का काम कर सकते हैं, जिसको मैंने प्रीवियस पेज पे लिखा है, जिसको मैंने प्रीवियस पेज पे लिखा है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर OH की जगह पर NH2 लेना है तो वो एनिलीन हमारे लिए काम कर देगा, एनिलीन हमारे लिए काम कर सकता है, और ये होती है ऑरेंज कलर की डाई, ऑरेंज डाई, ऑरेंज इसका कलर होता है। समझ में आई मेरी बात? अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रखा है, अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रखा है तो इसके पैरा कार्बन का इस्तेमाल कर लेना, पैरा कार्बन का इस्तेमाल कर लेना, समझे। सिमिलरली बच्चों अगर यहाँ पर NH2 होता, अगर यहाँ पर NH2 होता तो वो किसका काम करती? येलो कलर का डाई का, येलो कलर। अगर यहाँ पर NH2 होता तो वो येलो डाई बनाती, क्या होती? येलो डाई होती, क्या होती? येलो डाई होती। तो जो दो रिएक्शन मैंने यहां पर कोने में लिखी है ऊपर, ये वाली दोनों के दोनों रिएक्शन जो मैंने आपको बोली थी ये यहां पर आ चुकी हैं। अब बस एक बात ध्यान रखनी है, जब आपने फिनॉल यूज करना है तो माइल्ड बेसिक मीडियम यूज करना होता है। यहां पर माइल्ड बेसिक मीडियम का इस्तेमाल होता है, यह भी जेई में पूछा गया है। और यहां पर माइल्ड एसिडिक मीडियम का इस्तेमाल करना होता है, माइल्ड एसिड का इस्तेमाल करना होता है। ये ऊपर वाला ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसकी बारी बाकी है, ये भी पूछा जा सकता है, तो क्यों ना हम इसको जान लें और हमारा काम बन जाएगा। देखो बच्चों और एक बात, ये फिनॉल हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, अब यहां पर मैं एक और रिंग लगा दूं, मान लीजिए मैं एक और ऐसे रिंग लगा दूं, तो क्या उससे फर्क पड़ेगा? नहीं सर, ये हो जाएगा आपका अल्फा नेफ्थोल, नेफ्थोल हो जाएगा। नेफ्थलीन की आपने पर्टिकुलर एक कार्बन पर OH लगा दिया तो अल्फा नेफ्थोल, OH की पोजीशन को थोड़ा सा खिसका दिया तो बीटा नेफ्थोल। उसके ऊपर सवाल यही ऑलरेडी पूछा चुका है, पूछा है उसने, सवालों को ऑलरेडी आपसे पूछ लिया है, ठीक है, ठीक है जी। तो यहां मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आप लोगों के साथ अमाइंस की सारे के सारे रिएक्शंस को डिस्कस कर लिया है। हालांकि बेसिक नेचर को GOC के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा, तो वहां से जरूर देख लीजिएगा। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आइए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला सवाल जो है, जो आपका जेईई एडवांस में पूछा गया था बच्चों 2007 के अंदर, तो कह रहा है कि भैया कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और कॉन्सेंट्रेट HNO3 ले लिया है, और सर ये तो हमने अभी अभी पढ़ा था, ये तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। क्या है ये? नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। हालांकि अगर मैं सिर्फ कॉन्सेंट्रेट HNO3 लूं तब भी मेरा काम चल जाता है, तब भी काम चल जाता है। अब मुझे यह देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कौन सी रिंग में है, कौन सी रिंग न्यूक्लियोफिलिक नेचर का रोल प्ले करेगी। ये रहा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, ये इसके अंदर इस प्रकार से जा रहा है इलेक्ट्रॉन, और इसके तो रिंग के इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। हालांकि नाइट्रोजन थोड़ा सा कॉन्जुगेशन में व्यस्त भी है, क्रॉस कॉन्जुगेशन में, लेकिन इससे तो रिएक्शन इलेक्ट्रॉन जो है बाहर ही जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, कुछ तो मिल रहे हैं ना। तो ये हो गई हमारी मोर एक्टिवेटेड रिंग, ये है मोर एक्टिवेटेड रिंग, ये है लेस एक्टिवेटेड रिंग, ये है मार, ये है लार, ये है मार, ये है लार। तो जो मार होता है वही मारता है, यानी कि वही टक्कर मारता है, वही बॉन्ड बनाता है। तो वो भी कौन सी, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे आना चाहिए। ऑर्थो पे भीड़ भाड़ हो जाएगी। तो मुझे नजर आ रहा है कि NO2 का हमने कहाँ लगा रखा है भैया, हमने B आंसर सही लगा देना चाहिए, पैरा पोजीशन पे हमें आंसर मिल गया। ये तो जेईई एडवांस का सवाल है भाई। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब मेरे पास एक आया है कि आपको NaOH और Br2 का इस्तेमाल करना है। याद आ रहा है आपको NaOH और Br2 का इस्तेमाल हमने कहाँ किया था? सर ये तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन वाली रिएक्शन नजर आ रही है। इसका मतलब सर यहाँ से हमें CO को गायब करना है, लेकिन मैं केयरफुल रहूंगा कि मेरे को NH2 लिखना है या बेस के हिसाब से लिखना है। सर बेस तो NaOH ही है, तो मेरा आंसर जो आएगा वो यही बनेगा,
यहाँ का CH3 एज इट इज है और ये CO गायब हो जाएगा, बचेगा NH2, लेकिन ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन NaOH से आएंगी और अब Br2 का काम हो चुका, नीचे आ गया है C डबल बॉन्ड O, यानी कि ये वाली नाइट्रोजन इस पे इस्तेमाल करके Cl को भगा देगी और नया कंपाउंड जो हमारा बनेगा वो बेंजीन यूं के यूं, CH3 ऐसे का ऐसा, NH, और हमने अभी सीखा अमाइड बनाना और बन गया अमाइड। नया स्ट्रक्चर तैयार है, नया मॉलिक्यूल तैयार है। अब ढूंढिए हमारा स्ट्रक्चर कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इंतजार कर रहा था, जेईई एडवांस 2010 का सवाल है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, और अब हमसे पूछ रहा है कि इसमें हमने KOH का इस्तेमाल किया। ये तो आपको गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन जैसी कुछ नजर आ रही है, बिल्कुल नजर आ रही है। मैंने वही कहा था कि बच्चे गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन जानते तो हैं, अब बस SN2 कहाँ करनी है ये आपको पता लगाना है। ये KOH यहाँ से क्या करेगा, हाइड्रोजन को ले लेगा और नाइट्रोजन माइनस बन जाएगी। जब तक आपको मैकेनिज्म नहीं पता तो आप ये रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर अब दो ऐसी कार्बन है जिसके ऊपर हेलोजन लगा हुआ है। कौन सी कार्बन पर अटैक करवाओगे? बेंजीन से लगी हुई हेलोजन को कभी मत निकालना, निकालेंगे तो कौन सी निकालेंगे सर? ये वाली, क्योंकि इस पे प्योर SN2 हो रहा है और रिंग पे SN2 नहीं होती, रिंग पे तो ARSN होती है, जिसको मैं ऑलरेडी हेलोअल्केन हेलोरीन चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। दिस विल बी डन। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसी आंसर चूज करना है जिसके अंदर बेंजीन के लगी हुई ब्रोमीन अभी भी इंटैक्ट है। मुझे यहां दिख रही है, यहां दिख रही है, ये दोनों गलत हो गए। इसमें ये ऑक्सीजन कहां से आया भाई? ये तो गलत है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑक्सीजन कहां से ठूस दी भाई इसमें? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है कि amongst the compounds given one that would form a brilliant colored dye on treatment with NaNO2 in dilute HCl followed by addition to an alkaline solution of beta naphthol। बीटा नेफ्थोल क्या चीज है भाई साहब? सर पहले तो नेफ्थलीन बना लीजिए। नेफ्थलीन के अब एक बीटा पोजीशन पे, इसको बीटा कहा जाता है, यहां पर आपने OH को लगा दिया। अगर आपने अल्कलाइन सोल्यूशन डाला है तो इसमें O- बन जाएगा। O- आ जाने से ये वाला डबल इस तरफ से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे और ये वाली ऑर्थो पोजीशन एक्टिवेट हो जाएगी। पैरा वाली पोजीशन तो ब्लॉक्ड है, ये वाली ऑर्थो पोजीशन भी एक्टिवेट हो सकती है। तो यहां लगा सकता हूं या मैं यहां लगा सकता हूं। अब मुझे ये देखना है कि अटैक कर तो रही है, लेकिन इनमें से कौन सा अमाइन अटैक करवाएगा? यानी कि सर एक तो एरोमेटिक होना चाहिए, ArN2+ होना चाहिए, तभी तो वो क्या करेगा, कलर देगा ना। सर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होनी चाहिए, यानी कि मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड होना चाहिए स्टार्टिंग में जो कुछ ऐसा हो। अब रिंग के ऊपर कुछ भी अंशण लगा सकते हो, लेकिन ArNH2 तो होना ही चाहिए। एनिलीन का डेरिवेटिव तो होना ही चाहिए। यहां तो भैया नाइट्रोजन के साथ साथ जो दो हाइड्रोजन थी वो ही नहीं है। अरे जब तक मेरे पास ये नहीं होंगी, जब तक मेरे पास R या ArNH2 नहीं होगा, तो मैं इसकी रिएक्शन करके मैं ArN2+ बनाना चाहता हूं ना, तो मेरे पास ये मॉलिक्यूल तो हो। यहां तो है ही नहीं हाइड्रोजन, यहां है, यहां पर दो हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर है, लेकिन ये तो वो मॉलिक्यूल है जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, HNO2 टेस्ट वाला। ये तो अल्काइल है, यानी कि RNH2 जब रिएक्शन करेगा, यहां बीच में R एंड CH2 है, इसके साथ रिएक्शन करने के बाद गैस रिलीज करता है और अल्कोहल बन जाएगा, यानी कि बेंजाइल अल्कोहल प्रोडक्ट मिलेगा और N2 गैस निकल जाएगी। आगे वो अटैक करेगा ही नहीं, ये स्टेबल नहीं होते। अराइल वाले स्टेबल होते हैं, जिससे हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब कह रहा है कि बेसिक नेचर, मैंने कहा था बेसिसिटी के ऊपर एक सवाल करवाऊंगा, 2017 जेईई एडवांस का सवाल है। कह रहा है कि भैया बेसिसिटी चेक करने के लिए हमें लोन पेयर की अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ती है। यहां पर दो नाइट्रोजन है, लेकिन ये वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में व्यस्त है और नाइट्रोजन को नेगेटिव चार्ज दे रहा होगा। यहां वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एरोमेटिसिटी में व्यस्त लग रहा है, तो इसकी चर्चा ना ही की जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। यहां वाला लॉन पेयर इसके पास मौजूद है, लेकिन इस पे तो नेगेटिव चार्ज है, इस पे तो न्यूट्रल चार्ज है, और इसीलिए मुझे 1 को 3 से बेटर लिख देना चाहिए। 1 और 3 का कंपैरिजन डन हो गया। ये वाला लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन में व्यस्त है, तो इसकी चर्चा ना की जाए। यहां वाला नाइट्रोजन के ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की चर्चा कर लेते हैं। अब मेरे को यहां पर भी नाइट्रोजन पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी नाइट्रोजन पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, और ये है बच्चों एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पड़ोसी है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसका पड़ोसी है। अब दोनों की दोनों नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज भी हैं बच्चों, इसका मतलब ये श्योर हो गया कि नंबर 2 इज बेटर देन नंबर 3।
लास्ट वाले में चेक करते हैं दोस्तों कि नाइट्रोजन ने यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिया जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये वाले ने भी इलेक्ट्रॉन पेयर दिया जिसकी वजह से एक बार और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब 4 तो बेस्ट होना चाहिए क्योंकि नाइट्रोजन पे 2-2 बार नेगेटिव चार्ज यानी कि खूब सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। चेक करते हैं जहां पर 4 को बेस्ट बताया हुआ है, यहाँ पर 4 को बेस्ट बताया हुआ है। ये सी तो गलत हो गया और डी भी गलत हो गया, यानी कि ए और बी में से कोई सही होगा। देखते हैं कि 2 और 3 को बेटर बताया हुआ है। यहाँ पर भी 2 और 3 में यही बेटर बताया हुआ है। अब 1 3 से बेटर कहाँ बताया हुआ है? 1 को 3 बेटर बताया हुआ है और 1 को गलत बताया हुआ है, इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। कंपैरिजन डन? यस सर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। मेजर प्रोडक्ट बताना है, वही डायजोनियम सॉल्ट ले ली, मतलब इसका ये बन जाएगा N2 पॉजिटिव बन जाएगी और एक्वस NaOH डालने से वही फिनॉल वाली बात, यहाँ से नेगेटिव चार्ज आएगा और इसकी जो ऑर्थो पोजीशन है वो एक्टिवेट हो जाएगी। क्यों ना मैं इसको घुमा के लिख दूं? घुमा के लिखने से अच्छा लग रहा है। या फिर हम ढूंढ रहे हैं क्या बच्चों? मेजर प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग? मेजर प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं। तो मेजर प्रोडक्ट निकालने के लिए पैरा वाला क्यों इस्तेमाल ना की जाए? पैरा वाला का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो भीड़ भाड़ हो जाएगी, तो इसके साथ ये क्या कर लेगा? रिंग बना लेगा। देखो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाना चाहिए? इसका स्ट्रक्चर ये बन जाना चाहिए दोस्तों, यहां है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो इसके यहां है, ये रही इसकी ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऐसे एक कंपाउंड बन जाना चाहिए। मेरे को नीचे बना हुआ दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ गया। 2017 जेई में 2017 अभी भी हमने 17 ही डिस्कस किया था। 17 में 2-2 सवाल, 17 में ही 2-2 सवाल और वो भी दोनों के दोनों पेपर 2 में। ओह माय गॉड। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि ये एक रिएक्शन दी गई है जिसके अंदर हम लोगों को एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या ये सवाल हमने अभी डिस्कस किया था? एसिटिक एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, CH3 का इस्तेमाल किया और मेरे पास 2 तरीके के NH2 मौजूद हैं, यानी कि ये वाला NH2 भी है, ये वाला भी है, लेकिन ये तो बिजी है भाई गुलू गुलू में। और ये वाला नाइट्रोजन का पेयर इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद ये वाले को दफा कर देगा। इसका एसिटिक एसिड मैंने अभी आपको पढ़ाया है, यानी कि एसिटिक एसिड ढूंढो। इसमें एसिटिक एसिड दे रखा है, इसमें भी एसिटिक एसिड दे रखा है, इनमें नहीं है। या तो सॉल्ट बना दी, तो भैया सॉल्ट कैसे बना सकता है? ये तो वीक एसिड है, तो ये वाला गलत हो गया। और इसमें पानी बना रखा है, ये वाला भी गलत हो गया है। और इसमें नीचे वाले NH2 का इस्तेमाल कर रखा है, डेफिनेटली रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। 2014 पेपर 1, 2014 पेपर 1। अब बच्चों बात करते हैं हम इसमें फिर से एक बार, वही है डाइजोनियम सॉल्ट की बात कर रखी है, यानी कि पहले मुझे वी कंपाउंड जो बना देना चाहिए वो है डाइजोनियम सॉल्ट, यानी कि N2 पॉजिटिव। फिर वही रिपीटेड सवाल है, बीटा नेफ्थोल है, NaOH है, O- बनेगा, ऑर्थो पोजीशन इसकी एक्टिवेट हो जाएगी। पैरा पोजीशन इसकी ऑलरेडी बिजी है, पैरा पोजीशन तो व्यस्त है दोस्तों। अब देखिए ऑर्थो पे कंपाउंड कहां बना हुआ है? ऑर्थो पे कंपाउंड कहां बना हुआ? ये रहा इसका OH का ऑर्थो, अल्फा पोजीशन और कंपाउंड डन है। ये तो मेटा पोजीशन है भाई, इसकी पोजीशन मेटा है, ये तो हो ही नहीं सकता। ओरे बाबा, ये क्या बना दिया हैं? हाय, फिर से इसने तो ये वाली रिंग इस्तेमाल कर ली। ना 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 ना, दूसरी रिंग इस्तेमाल कर रही, ये नहीं कर सकते भाई, ये नहीं कर सकते। जो मोर एक्टिवेटेड रिंग होगी ना, मोर एक्टिवेटेड रिंग कौन होगी? जिसके ऊपर ग्रुप लगा हुआ है वही तो अटैक करेगा ना। ओके, सीक्वेंस दे रखी है। 2016 का पेपर नंबर 1 का सवाल है। सबसे पहले एसिटिक एनहाइड्राइड डाला, तो भैया क्या बन जाएगा? तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं PH, फिर बन जाएगा NH C डबल बॉन्ड O, नहीं पूरा लिखेंगे, ये आ गया NH, ऊपर लिखते हैं NH C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3, ये आ चुका है भाई। फिर इसके बाद KBrO3 NHBr, ये हमारा एक ब्रोमिनेटिंग रिएजेंट है ना, Br प्लस ले आएगा। और ये बाबू कौन है? अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसका मतलब Br को हमें यहाँ लगा देना चाहिए। सर यहाँ क्यों नहीं लगा रहे? अरे भीड़ हो जाएगी, ऑर्थो पोजीशन पे भीड़ हो जाएगी। मेजर प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं हम, और राइट Br आ गया। फिर एसिड डाला, तो एसिड अमाइड में क्या हो जाते हैं? हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, यानी कि पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ से गायब कर दीजिए, इसको NH2 बना दीजिए। फिर उसके बाद NaNO2 NHCl, मतलब इसका मुझे डाइजोनियम सॉल्ट बना देना चाहिए। N2 प्लस बना दिया एंड Cl माइनस बना लिया।
फिर उसके बाद आपको करनी है गेटमैन रिएक्शन, यानी कि ये पूरा का पूरा ग्रुप चला जाएगा और इसकी जगह पे बी आर आ जाएगा ना। आंसर ये रहा, हमारा इंतजार कर रहा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो गया। जेईई एडवांस 2016 का सवाल, जेईई एडवांस 2016 का सवाल था। क्या सवाल है भाई, ये जेईई एडवांस के क्वेश्चन है, देख रहे हो, देख रहे हो मुन्ना, देख रहे हो बाबू। अब देख रहे हैं बच्चों, ये वाला एक सवाल आया है, कह रहा है कि इसके अंदर ऑप्शन या ऑप्शंस फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। जेईई एडवांस 2021 का सवाल है, ठीक है। सबसे पहले इसने कहा कि Br2 लाइट को डाला, Br2 लाइट क्या करेगी, इसके साइड चेन हेलोजिनेशन कर देगी, और क्योंकि एक ही मोल दिया हुआ है तो मैं P कंपाउंड को तुरंत लिख देता हूं, ये बन जाएगा PHCH2Br। P के बारे में कोई चर्चा नहीं है, इसका मतलब मुझे आगे जानना ही पड़ेगा। फॉल्स स्मेलिंग वाले कंपाउंड की हम गैस कर सकते हैं कि सर यहां पर कुछ कुछ तो होगा, और N+ होगा, ट्रिपल बॉन्ड C- होगा, यहां नहीं पता हमें अभी क्या होगा। फॉल्स स्मेलिंग कंपाउंड तो वही होता है। और टोल्यूइन की KMnO4 की, ये है KMnO4, KMnO4 के साथ रिएक्शन करवा दी, तो इससे जो T मिलेगा बच्चों वो तो बेंजोइक एसिड मिलेगा। क्या आप लोग को ये रिएक्शन याद है? साइड चेन जो भी होती है, अगर एक अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, एक भी अल्फा हाइड्रोजन अगर मौजूद है, तो वो किसका काम कर देगी, ऑक्सीडाइज करवा देगी, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दी, हीट कर दिया, तो आपको अमाइड मिल जाएगा, PHCONH2 मिल जाएगा। W देखते हैं क्या है W। अगर लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल किया तो वो तो इसको रिड्यूस कर देता है, याद करो अभी हमने करवाया है थोड़ी देर पहले, अमाइड की रिडक्शन कर सकता है। और W कहाँ है, W के बारे में एक और दे रखा है, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। तो अगर मैंने मान लिया कि लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल किया है, एक से ज्यादा सही आंसर हो सकते हैं, तो R क्या हो सकता है, PH रिडक्शन कर दी, PHCH2 एंड देन NH2। इसका मतलब कि एकदम ठीक बैठ रहा है, एकदम ठीक बैठ रहा है। PHCH2Br को रिप्लेस करके NH2 ले आना है, तो मैं कैसे लेकर के आऊंगा, बाद में मुझे रिडक्शन भी करनी है। तो अगर मैं Br को हटाऊं और Q ढूंढते हैं, Q KNO2, KNO2 क्या करेगा भाई, PH है, CH2 है, Br है, KNO2 क्या होता है, K+ है, एंड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है भाई साहब, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो PHCH2ONO बन जाएगा। ये नहीं हो सकता। हाँ, अगर NO2 होता, NO2 के लिए मुझे क्या चाहिए, AgNO2 चाहिए। क्या हमारे पास AgNO2 ऑप्शन है, AgNO2 ये है, और क्या क्या ये Q है, यहाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो AgNO2 का इस्तेमाल करने से, कोवेलेंट करैक्टर हो जाने से PHCH2Br और प्लस कर दिया मैंने AgNO2, आपको नाइट्रो मिल जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसकी रिडक्शन क्यों आज हमने सीखी है, हाइड्रोजन और निकल या फिर हाइड्रोजन और पैलेडियम की प्रेजेंस में आपको ये कंपाउंड जो चाहिए मिल जाएगा। इसका मतलब Q हमें मिल चुका है, Q एकदम ठीक है, और W भी एकदम ठीक है। W के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो इसीलिए वेट करते हैं। लेकिन ये मुझे पता चल गया A सही नहीं हो सकता, क्योंकि Q को KNO2 कह रहा है। ओ माई गॉड, क्या अब आप लोगों को याद है, ये तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है, और ये फाइनली कंपाउंड जो बनाएगा ये बनेगा बच्चों PHCH2, PHCH2 बनेगा। ओ माय गॉड, क्या बात है, सवाल बन रहा है सर, सवाल बन रहा है सर, सवाल बन रहा है। अब बस क्या बाकी है, सब तो मिल गया हमें, क्या बाकी, V बाकी है, V। अब मैं P से S जाना चाहता हूं, मैं क्या करूं सर, एक काम करो ना, Br को हटाने के लिए सीधा NC लगाना है, तो नाइट्रोजन को ऐसे न्यूक्लियोफाइल का इस्तेमाल करना है, तो AgNC अगर मिल जाए, कहीं पे AgNC मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। ये रहा V, AgNC, AgCN, सॉरी नॉट AgNC, AgCN से हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि कार्बन और सिल्वर के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा, तो नाइट्रोजन विल एक्ट लाइक अ न्यूक्लियोफाइल, तो हमें ये कंपाउंड मिल जाएगा। तो V मिल गया हमें, डन हो गया। और लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड हम ढूंढ रहे थे W, तो ये आंसर आ गया D, तो पक्का पक्का सही है। और R का नाम कह रहा है ये है फिनाइल मिथेल अमाइन, R फिनाइल, और अगर ये CH3 होता तो मीथेन होता, लेकिन साथ में हमारे पास क्या है NH2, तो ये बन गया फिनाइल मीथेन अमाइन। बिल्कुल सही है, ये भी ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर C और D आ गया, ऑप्शन नंबर C और D आ गया, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। 2 आंसर हमारे सही आएंगे, 2 आंसर हमारे एकदम सही आएंगे, C और D दोनों सही होंगे। ठीक है जी, ओके। आज
हमने सारे के सारे जितने भी हमारे पास PYQ थे वो भी मैंने डिस्कस कर लिए बच्चों आप लोगों के साथ। नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों के साथ बड़ा ही अमेजिंग है बायोमोलिक्यूल चैप्टर, उसकी चर्चा करूंगा। कुछ NCERT के कटआउट्स लेकर के आऊँगा जहाँ पर मैं आप लोगों को वाइटामिन्स की बात, जहाँ पर मैं आपके साथ हॉर्मोन्स या एंजाइम्स की बात भी करूँगा। आज के लिए इतने रखते हैं बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार।